अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज का जो लेक्चर है हम सिर्फ 5 मिनट्स लेंगे पुराने कल की रिवीजन को, और 6 मिनट से हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे जहां पर हमने कल इसको होल्ड किया था, आप यस्टरडे लेक्चर को। बेसिकली कल जो चीज़ें हमने कवर की थी उसमें प्राइमरीली यही था कि सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजरी में एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर, बेसिकली बिल्कुल समझने ग्रास रूट लेवल पे जो प्राइमरी चीज आपको आनी चाहिए वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस टाइप्स इन पाकिस्तान। वो यही 5-6 टाइप्स थी जो कल हमने मल्टीपल टाइम्स रिपीट की थी। इन्हीं की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम आगे इस पूरे कोर्स में पढ़ते रहेंगे। तो ये अगर किसी ने पुराना लेक्चर नहीं अटेंड किया, स्किप कर लिया है, और वो डायरेक्टली रिकॉर्डिंग देख रहा है आज वाले लेक्चर की, तो वो लाजमी कल वाला और ओरिएंटेशन वाले की रिकॉर्डिंग अटेंड कर ले, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। टाइप्स यही थी: फर्म, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, और 3 टाइप की कंपनीज थी जो कि एसएमसी, पीवीटी, पब्लिक लिमिटेड है। अभी तक कल की पूरी क्लास के बाद और ओरिएंटेशन के बाद आई बिलीव कि आप सबको पता होगा कि हम लीगली कंपनी किसको कहते हैं। कंपनी हम कहते हैं एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड को, पब्लिक लिमिटेड को, या प्राइवेट एसएमसी को। ये तीन हो गई: एसएमसी, पीवीटी और पब्लिक लिमिटेड। इन तीन के अलावा कोई भी चीज कंपनी नहीं है, वो फर्म है, पार्टनरशिप है, वो सोल है। और इस चीज़ पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस क्यों किया जा रहा है? ताकि आपको लेटर ऑन ये चीज़ ज़बानी याद हो जाए कि कंपनीज एक्ट 2017 जो कि पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है कॉर्पोरेट रेगुलेटरी में, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आप उसको सब पे ना अप्लाई कर दें तो आपको आइडिया होना चाहिए। एक और चीज़ हमने देखी थी वो थी सेक्शन 42 कंपनीज। ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर होती हैं। और सेकेंडली हमने लास्ट में बिल्कुल देखा था कल के एससीसीपी क्या क्या चीज़ें रजिस्टर करता है। वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई थी नेम रिजर्वेशन के प्रोसेस के दौरान, कि एससीसीपी के जुरिस्डिक्शन में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन है, सिंगल मेंबर की रजिस्ट्रेशन है, प्राइवेट लिमिटेड की रजिस्ट्रेशन है, पब्लिक लिमिटेड की है। सेक्शन 42 जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, और फॉरेन कंपनी की हैं। फॉरेन कंपनी और एक वो कंपनी जो बाहर से पाकिस्तान में आई है, और एक लोकल फॉरेनर्स जो यहाँ पर बैठकर कंपनी बनाते हैं। ये मिस्ट्री अगर अभी समझ नहीं आ रही तो उसको आप अभी माइंड से स्किप कर दें और समझे हम आगे जा रहे हैं नेम रिजर्वेशन की तरफ। लेटर ऑन फ्यूचर लेक्चर्स में ये आपको आराम से क्लियर हो जाएगी अगर अभी तक ये कंफ्यूजन है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये जो बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी डिटेल्स क्या हैं उसमें अभी आपने नहीं जाना। अगर उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस भी हैं तो वो कोई मसला नहीं है, वो लेटर ऑन फ्यूचर लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे। अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी था लिखना कि एससीसीपी के जुरिस्डिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को: एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, वो आपके सामने लिखी हुई हैं ये सारी; एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की थी, क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हमने बैंक अकाउंट बनाना होता है, वो एक बेस रीज़न है। दूसरी रीज़न ये होती है कि हमने किसी भी बिजनेस की एनुअल टैक्स फाइलिंग भी लाजमी करनी है, तो उसके लिए भी NTN चाहिए। अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस को गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करती, ना कोई एम्बेसी एक्सेप्ट करती है, ना आप चैम्बर में जा सकते हैं। मतलब मल्टीपल रीजंस हैं कि आप उसको नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। अब जाते हैं हम स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग की तरफ। स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग में हमने देखा था कि स्पेशलाइज्ड लाइसेंस की 3 से 4 क्लासिफिकेशंस थी फर्दर। एक वो लाइसेंस थे जो एससीसीपी खुद रेगुलेट करता है, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड लाइसेंस थे जो एससीसीपी रेगुलेट नहीं करता, मिनिस्ट्रीज रेगुलेट करती हैं। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड लाइसेंस थे जो कि नॉर्मल फर्म या नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एससीसीपी रजिस्टर्ड कंपनी को ही मिले। इन शॉर्ट इसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 50% लाइसेंस्ड कैटेगरीज वो हैं जो एससीसीपी खुद रेगुलेट कर रहा है, 50% लाइसेंस कैटेगरीज वो हैं जो मिनिस्ट्रीज रेगुलेट कर रही हैं। और सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर भी हाफ हाफ डिवीजन हुई हुई है। जिन लाइसेंसिंग को एससीसीपी खुद भी रेगुलेट कर रहा है तो वो अक्सर थर्ड पार्टी अप्रूवल डिमांड करता है कि अब रेलेवेंट बोर्ड से, रेलेवेंट रेगुलेटर से उसका अप्रूवल लें तो मैं आपको इनकॉर्पोरेशन दे दूंगा। अभी तक के लिए इतना समझना जरूरी है, बाकी डिटेल एंड ऑफ द कोर्स में आएगी कि कौन कौन सा लाइसेंस किस सिचुएशन में होता है और उसका कौन रेगुलेटर होता है। सर उसकी पुलिस देख सकती है कि जिनको पहले लाना पड़ता है से पहले,
ऐसी कोई लिस्ट नहीं, सेंट्रलाइज्ड लिस्ट इस टाइम पाकिस्तान में कॉरपोरेट फ्रेमवर्क की अवेलेबल नहीं है कि जहां पर आपको एक पेज पे लिखा हो कि कौन कौन से लाइसेंस हैं और वो कहाँ कहाँ से लेने हैं। वो जब भी, इसका तरीका ये है कि जब भी आप किसी लाइसेंस की तरफ जाएंगे उसी टाइम आप उसको गूगल करेंगे, गूगल के बाद एसईसीपी या रेलेवेंट वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से चैनल को अडॉप्ट करना है। सेकेंडली, जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में आपको 3 4 5 साल हो जाएंगे फिर आपको जबानी याद हो जाएंगी ये चीजें। अब हम जंप करते हैं वहां पर जहां हमने कल होल्ड किया था अपना लेक्चर। एसईसीपी में नेम रिजर्वेशन के जो बेसिक स्टेप्स थे वो क्या थे। स्टेप 1 पे आपने यूजर को रजिस्टर करना है एसईसीपी के लीप पोर्टल पे, जिसको लीप भी कहते हैं और इजी फाइल भी, एसईसीपी लीप। लीप पोर्टल के ऊपर साइन अप करने की हमने सारी पॉसिबिलिटीज कल डिस्कस की थी कि पाकिस्तानी सिटीजन है, आगे वो सीएनआईसी होल्डर भी हो सकता है, वो नाइकॉप भी हो सकता है। अगर किसी को कंफ्यूजन है सीएनआईसी और नाइकॉप में क्या फ़र्क है तो वो पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग एक दफ़ा देख ली। फॉरेन नेशनल की भी पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की थी कि फॉरेन नेशनल कौन होता है। बेसिकली कोई भी जो पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं रखता, बाहर का पासपोर्ट है, इवन दो उसके पास पाकिस्तान का पीओसी कार्ड है, स्टिल वो फॉरेन नेशनल ही ट्रीट होगा। अब हम अज्यूम करते हैं कि जी रजिस्टर हो चुका है आपका और हम लॉग इन करके उसकी नेम रिजर्वेशन की तरफ जाते हैं। नेम रिजर्वेशन के बेसिक से स्टेप्स थे, हमने सामने सामने आपके लिखा हुआ आ रहा है रिजर्व एलएलपी कंपनी नेम। ये प्रोसेसेस का ऑप्शन क्यों आ रहा है ये लेटर ऑन कॉम्प्लाइंस में आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि एक कंपनी, जैसे आपके सामने कंपनी सिर्फ 15 शो हो रही है लेकिन प्रोसेस 40 है। ये बेसिकली होता है कि अगर किसी एक कंपनी का आपने नेम चेंज की रिक्वेस्ट फाइल की हुई है, एक साथ साथ में उसी कंपनी के एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट फाइल की हुई है, उसी कंपनी की किसी साल की एनुअल रिटर्न फाइल की हुई है, तो वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऐड होते जाते हैं होते जाते हैं। इस प्रोसेस लिस्ट में अप्रूव प्रोसेस भी होंगे, रिजेक्टेड भी होंगे, काफ़ी ड्राफ्ट्स वाले भी होंगे। ये आपके सामने मैं एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ पेमेंट पेंडिंग है, कोई ड्राफ्ट में, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। हम वापस जाएंगे नेम रिजर्वेशन की तरफ, रिजर्व अ कंपनी एलएलपी नेम। इसमें कल हमने स्टेप 1 सेलेक्ट किया था, रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू एलएलपी कंपनी। सेकंड वाला था अगर कंबाइन प्रोसेस करना हो, और लास्ट वन था अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी का नाम चेंज करना हो, वो एलएलपी भी हो सकती है और कंपनी भी। और इस ऑप्शन को देखकर आपको एक और चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि मेरी कंपनी का नाम आज एक्स वाई जी है, तो क्या कल मैं उसका नाम ए बी सी कर सकता हूँ? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एसईसीपी ने सामने क्लियर कट एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कंपनी का नाम और एलएलपी का नाम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स इस नेम चेंज में अक्सर ये भी पूछते थे कि नाम चेंज होगा तो वो कंपनी, बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी वही पुरानी रहेगी, उसका इनकॉर्पोरेशन नंबर पुराना रहेगा। वो एलएलपी है तो वो पुरानी ही पार्टनरशिप रहेगी, इनकॉर्पोरेशन नंबर पुराना रहेगा, उसका एफबीआर का एनटीएन भी पुराना रहेगा। सिर्फ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जिस दिन ये नाम अप्रूव होता है उस कंपनी का, सिर्फ जो ब्रांड नेम है या ट्रेड नेम है वो चेंज हो जाएगा। अब हम जाते हैं नेम रिजर्वेशन की तरफ। अभी ड्यूरिंग द लेक्चर किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो लिखते जाएं, और कुछ चीज़ें लेक्चर के बीच में ही हो सकता है वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, जो रह जाएंगे वो एंड में हम एक सेशन कर लेंगे क्वेश्चन आंसर का। हमने कल भी ये किया था कि प्राइवेट कंपनी का हम नेम रिजर्व कर रहे थे। इसके सामने दो चीज़ें आती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। इस चीज़ को अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम जस्ट आगे नाम रिजर्वेशन की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पर आ रहा था सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स। कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, तो वो चीज़ भी हम इस कोर्स में आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ रही है एसईसीपी की तरफ से ऑटो जनरेटेड, ये डिस्क्रिप्शन क्या थी, ये बेसिक चीज़ें हैं कि एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए ये सब कुछ आपको एसईसीपी को प्रोवाइड करना होगा। इस टाइम राइट नाउ हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अभी नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन का नहीं कर रहे। ये जो पूरी लिस्ट आपके सामने आ रही है इस टाइम, ये फुल फ्लेज कंपनी बनाने की चेकलिस्ट है। नेम रिजर्वेशन के लिए इस हद तक का डाटा आपको नहीं चाहिए, वो कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए जो हम अभी आगे एंटर करेंगे। प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेम के ऑप्शंस आ गए आपके पास।
मैंने एक रैंडम कंपनी का नाम प्रपोज किया है, टेक्नो लिंक्स, और सामने ये ग्रीन कलर का डिस्क्लेमर आया है। इस ग्रीन कलर के डिस्क्लेमर का मतलब है कि ये नाम अवेलेबल है और मैं इसको प्रोसीड कर सकता हूँ। लेकिन टेक्नो लिंक्स ये प्रोसीड हो सकता है, इसके सामने वर्ड आ रहा है प्रपोज। ये आपने लाजमी बात याद रखनी है कि प्रपोज का मतलब है कि हाँ मैं रिक्वेस्ट पुट कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे लाजमी मिल जाएगा, ये मैं अपनी तरफ से गुजारिश डाल रहा हूँ उस XYZ रेगुलेटर के पास जो इस टाइम SECP है। और उसमें फर्दर अगर हम जाएं तो फिर वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, कि वो मेरे इस नाम को अप्रूव करे अपना क्राइटेरिया देखकर। प्रपोज जैसे ही किया तो वो शुरू में मुझसे पूछ रहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में आपने नहीं अटैच करना, क्योंकि ये जनरली अप्लाई नहीं होता। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ऑलरेडी एक और कंपनी है और मैं उसका डायरेक्टर हूँ और उसका नाम है पड़ा ABC लिंक्स। तो मैं यहाँ पर रीजन प्रोवाइड करूंगा कि लिंक्स के नाम के साथ मेरी ऑलरेडी एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी दूसरी कंपनी भी लिंक्स का वर्ड उसमें आए। वो रीजन जब मैं दूंगा तो फिर मेरी इस पुरानी कंपनी में जो पार्टनर्स होंगे उनसे मुझे एक कंसेंट लेना होगा कि उनको कोई मसला नहीं है, मैं रिजेम्बलिंग नेम यूज कर सकता हूँ। वो जो कंसेंट लेना होगा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएगा। और इसको एक और सिचुएशन में मिक्स करते हैं। लेट्स अज्यूम कि ऑलरेडी मेरी एक कंपनी है SECP में जिसका नाम है टेक्नो ट्रेडर्स, और अब मैं एक नई कंपनी बनाने जा रहा हूँ टेक्नो लिंक्स के नाम से। तो टेक्नो ट्रेडर्स में लेट्स अज्यूम कि मेरे 3 से 4 कोई और बिजनेस पार्टनर्स हैं, और जो टेक्नो लिंक्स है ये मैं अकेले एज अ सिंगल ओनर या किसी भी एक पार्टनर के साथ 2 लोगों के साथ मिलके एक कंपनी बनाने जा रहा हूँ। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जब रिजेम्बलिंग नेम हो और आप ऑलरेडी एक नाम को होल्ड कर रहे हो SECP के रिकॉर्ड में एज अ कंपनी, तो ये जो 3 से 4 पार्टनर्स हैं जो कि ओल्ड एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये मैं आपकी आसानी के लिए सामने लिख रहा हूँ ओल्ड एग्जिस्टिंग कंपनी। इनसे एक कंसेंट फॉर्म आप लेंगे कि इन सारे पार्टनर्स को, जो 3 4 पार्टनर्स हैं, कोई एतराज नहीं है अगर ये 2 पार्टनर्स टेक्नो का वर्ड दोबारा से इस्तेमाल कर लें किसी नए लाइन ऑफ बिजनेस के लिए। ये ऐसी है कि अगर एक बहरिया टाउन बना हुआ है तो बहरिया टाउन के बाद एक बहरिया रियल एस्टेट से कोई कंपनी बनने जाए या बहरिया इनक्लेव बनने जाए। बहरिया इनक्लेव अभी तो मलिक रियाज ने खुद बनाया। लेट्स अज्यूम कि बहरिया टाउन में मलिक रियाज और पर्सन A ये 2 पार्टनर्स थे। बहरिया इनक्लेव में मलिक रियाज और पर्सन C आ जाता है पार्टनर। अब ऑलमोस्ट लाइन ऑफ बिजनेस भी सेम है, नाम भी सेम है, तो फिर वो पिछले पार्टनर से कंसेंट फॉर्म लाजमी लेंगे कि अब मैं फलां बंदे के साथ ये बनाने जा रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन सिचुएशंस में यूज होता है। इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की एक और सिनेरियो तब आता है जब कोई फॉरेन एंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो। लेट्स अज्यूम मेरे पास टेक्नो लिंक्स LLC, ब्रैकेट में लिख देता हूँ USA। मैं खुद ऑलरेडी टेक्नो लिंक्स USA का डायरेक्टर हूँ, ऑनर हूँ। मैंने यहाँ पाकिस्तान में बैठकर एक फॉरेन एंटिटी रजिस्टर कर ली, जैसे लोग LLC कर लेते हैं रजिस्टर किसी भी थर्ड पार्टी से। मैं चाहता हूँ जो मेरी पाकिस्तान में कंपनी बने उसका भी सिमिलर नेम हो। तो मैं SECP को एक स्ट्रॉन्ग रीजन देने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अपनी US LLC का सर्टिफिकेट अटैच कर दूंगा और उसके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स अटैच करूंगा जिसमें मेरी ऑनरशिप एस्टेब्लिश हो रही होगी। तो मैं SECP को एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये एक तरह का जो लिटिगेशन या लॉ में वो समझ आएंगे, बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता लेकिन परसुएसिव इफेक्ट रखता है कि रजिस्ट्रार उससे थोड़ा सेटिस्फाई होता है कि हाँ एक सॉलिड रीजन इन्होंने दी है। स्टिल रजिस्ट्रार की सवाबदीद है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। बिल्कुल सेम नेम की बात कर, बिल्कुल सेम नेम की मैं बात कर रहा हूँ। वो US में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में नहीं है। सेम नेम मैंने ही US में रजिस्टर किया है, मुझे बिल्कुल उसी नाम से पाकिस्तान में भी कंपनी चाहिए। तो मैं रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और वो देख ले इससे रिजेंबलिंग नेम अगर पाकिस्तान में नहीं है तो मेरे अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और मुझे ये नाम फिर मिल जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन सी सिचुएशंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक और सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। अभी हम इतनी डिटेल में नेम रिजर्वेशन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा मेन कंपनी का नाम है कि कौन कौन सी रीजंस हम स्टेट करें तो हमें नेम के अप्रूवल मिल जाते हैं। लेट्स सपोज मेरा अपना नाम है मोहम्मद समीद। मेरे नाम में तो फादर नेम नहीं आ रहा, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं एक और नाम की। किसी बंदे का नाम है जमाल खालिद
और उसके फादर का नाम है अब्दुल्ला अहमद। अब जमाल खालिद साहब अगर कोई कंपनी बनाएंगे और ये बनाना चाह रहे हैं अब्दुल्ला ट्रेडर्स के नाम से, अगर ये अब्दुल्ला ट्रेडर के नाम से जमाल खालिद एक कंपनी बनाएंगे, तो जनरली ये कहीं पर चल रहा है। अच्छा, तो इसमें उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। वो कहेंगे कि जी आपका नाम तो जमाल है और खालिद है, आपके नाम में कहीं भी अब्दुल्ला नहीं आ रहा, तो हम आपको अब्दुल्ला ट्रेडर्स का अप्रूवल कैसे दे दें। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आप या तो अपने फादर का एनआईसी, या अगर ग्रैंडफादर के नाम पे कर रहे हैं ग्रैंडफादर का एनआईसी, अपनी वाइफ के नाम पे कर रहे हैं या अपने बेटे के नाम पे कर रहे हैं, जो बेटा आपका बेशक बिलो 18 है। लेट्स अज्यूम बेटे का नाम अब्दुल्ला है और आपने अपने बेटे के नाम पे कंपनी बनानी है, तो बेटे का बे फॉर्म आप यहाँ ब्राउज में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अटैच कर देंगे। और यहाँ रीजन में लिखेंगे कि जो मैं कंपनी का नाम प्रपोज कर रहा हूँ वो मेरे बेटे का नाम है या मेरी बेटी का नाम है। जैसे बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के नाम पे कंपनीज बनाई होती हैं, फादर के एनआईसी, एक डायरेक्टर के एनआईसी में फादर नेम शो हो रहा होता है, बच्चों के नाम नहीं हो रहे थे। तो उस सिचुएशन में भी आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अपने बच्चों का जो आपका फैमिली बे फॉर्म होगा वो अटैच कर सकते हैं, अपना एफआरसी अटैच कर सकते हैं, और वो नेम अप्रूवल के चांसेस फिर यहाँ से समझ लें हाई हो जाते हैं, या आप जो रीजन है उसका एक लीगल एविडेंस दे चुके होते हैं। ये कुछ 5-7 पॉसिबिलिटीज थी कि कब कब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूरी होता है। इसको इन शॉर्ट आप ऐसे अपने माइंड में मेमोराइज कर लें कि आपका क्लाइंट आपको किसी भी तरह का नाम देता है ना कि यार मेरा फलां नाम है, तो आपने उस क्लाइंट से डिटेल डिस्कशन में जाना है, ये नाम आपने क्यों रखा, क्या ये किसी आपके फैमिली मेंबर का नाम है, या ये आपके गांव का नाम है, या ये आपकी कास्ट है, या ये आपकी मिसेस का नाम है या बच्चों का नाम है, क्या रीजन है। तो वो रीजन देगा। वो रीजन अगर लीगल चीजों से रिजेंबलिंग होगी तो फिर आप उससे उसका एविडेंस मांगेंगे। वो निकाहनामा भी हो सकता है, अगर उसकी वाइफ का आईडी कार्ड अपडेटेड नहीं है वो निकाहनामा साथ दे दे। वो एफआरसी हो सकता है अगर वो बहन भाई या बच्चों के नाम पे कंपनी बना रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज तभी आएंगी जब आप क्लाइंट से डिग इन करेंगे आपने फलां नाम क्यों रखा है। और जब तक आपको क्लाइंट अपने नाम की असल रीजन नहीं दे देता तब तक आपने सबमिट नहीं करना। कुछ जेनेरिक नेम्स होते हैं, अब जैसे मेरे पास नाम आया है टेक्नो लिंक्स, इस तरह के नाम में अगर क्लाइंट ने रीजन नहीं भी दी तो आप आराम से गूगल में जाके लिख सकते हैं टेक्नो मीनिंग। मेरे सामने टेक्नो का मीनिंग आ रहा है, अ स्टाइल ऑफ फास्ट हैवी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक टिपिकली विद फ्यू और नो वोकल्स। मैं ये वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो आईटी कंपनी बना रहे हैं, मैं इसको मिक्स भी कर सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक है और फास्ट है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि टेक्नो मीन्स समथिंग ऑनिक्स एंड इट इज वेरी एंड फास्ट। इस तरह का नॉर्मल मीनिंग भी दे सकता हूँ, क्योंकि टेक्नोलिंक्स इस तरह का रीजन है कि जनरली क्लाइंट कहेगा कि जी वैसे ही मुझे ये नाम पसंद आया हुआ है, तो इनके मीनिंग आपने गूगल से सर्च करने हैं। समटाइम्स वही मीनिंग भी आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, दैट्स फाइन। समटाइम आपको उस मीनिंग को अपने लाइन ऑफ बिजनेस से मिक्स करना पड़ेगा। अब लिंक्स भी एक सिंपल सा वर्ड है, तो लिंक्स को आप लिखेंगे यहाँ पे लिंक्स, गोल्फ कोर्स स्पेशली वन। अब यहाँ पर गोल्फ कोर्स लिखेंगे तो वो हमारे साथ मैच नहीं होगा कि मैं एक आईटी कंपनी बनाने जा रहा हूँ तो मैं गोल्फ कोर्स को क्यों रेफर कर रहा हूँ। A relationship between two things or situations, a relationship between पीपल कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये एक थोड़ा मुझे रीजनेबल लग रहा है कि इस ये मीनिंग अगर मैं लिखूंगा तो कंपनी से हम लिंक कर सकते हैं कि जी मैंने नाम क्यों सेलेक्ट किया। रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन पीपल कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। और एंड में मैं एक सेंटेंस ऐड कर देता हूँ, बेसिकली ऑपरेट ग्लोबली। अब जैसे ग्लोबली का मैंने वर्ड यूज किया, दिस कंपनी विल ऑपरेट ग्लोबली, तो उस ग्लोबल के अंदर ये सारी चीजें फिट हो गई कि मैं लिंक्स का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, कि मैंने इसको ग्लोबली यूज करना है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगी। तो इस टाइप की बेसिक सी अंग्रेजी आपने सेट करनी है, बस एक अच्छी सी रीजन देनी है कि मैं इस वजह से अपना नाम रख रहा हूँ। और एक चीज और, अगर आपका नाम रिजेक्ट हो गया है और एससीसीपी ने कहा है कि वो सिग्निफिकेंस नहीं समझ पा रहा, वो अक्सर सिग्निफिकेंस का एरर देगा, अक्सर वो देगा रिजेम्बलेंस का एरर। अगर एससीसीपी ने रिजेक्शन दी है कि जी आपका नाम रिजेंबल हो रहा है, तो फिर तो मुश्किल है अप्रूवल होना।
किसी ने तहजीब ई से रजिस्टर की हुई है, मैं तहजीब आई से रजिस्टर करने की कोशिश करूं, तहजीब में एक ई यूज करने की कोशिश करूं, तो ये रिजेंबलिंग नेम्स में आ गया। रिजेंबलिंग में मैं बार बार मल्टीपल रिविजन्स फाइल करूंगा, वो रिजेक्शन ही आएगी। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मुझे सिग्निफिकेंस दो, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि वो नाम क्यों इस्तेमाल हो रहा है, फिर जो ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं उस ऑब्जेक्शन के जवाब में इस डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करूंगा। डिस्क्रिप्शन की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो अप्रूवल के चांस बढ़ जाएंगे। उसका मतलब है कि एसईसीपी को समझ नहीं आ रही मैंने नाम क्यों रखा है, वैसे उनको कोई एतराज नहीं है। अभी हम इस नाम को यहाँ पे प्रपोज करते हैं। प्रपोज करने के बाद एसईसीपी में हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं नाम के जो हम सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अभी एक और नाम भी लिख सकते हैं, जैसे टेक्नो। ये हमने कल डिस्कस किया था कि तीन ऑप्शंस क्यों हैं, कि अगर हम चाहते हैं हमें प्रॉम्प्ट अप्रूवल आ जाए, टाइम ना वेस्ट हो, तो वन गो में ही तीनों नाम सबमिट कर दिए। टेक्नो ग्लोबल बहुत ज्यादा रिजेंबलिंग आ रहा है तो चांस मुश्किल है, लेकिन स्टिल हम प्रपोज कर देते हैं कि जी हमें चाहिए ये नाम। टेक्नो मींस इलेक्ट्रॉनिक एंड फास्ट, ग्लोबल मींस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हमारे पास दो नाम आ गए। लेट सपोज हमें क्लाइंट ने, या हम अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं, हमारे पास थर्ड नाम भी माइंड में आ रहा है कि यार अगर ये दोनों भी ना मिले तो आई हैव थर्ड ऑप्शन एज वेल। और मैं रिपीट करता जाऊँ, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे कंसल्टेंट्स क्लाइंट से लेते ही तीन नाम है कि जी ये तो मिलेंगे तो ही काम आगे चलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक नाम से अपनी रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं और उस पर एससीसीपी का रिस्पॉन्स आएगा। थर्ड नेम हम यहाँ डाल देते हैं टेक्नो इंटरनेशनल। अब यहाँ पर वो हमें प्रोहिबिटेड वर्ड की एक दे रहा है कि जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोहिबिटेड है, लेकिन हमने इसे घबराने नहीं है क्योंकि हमारा ये आईएमएफ से रिजेंबलेंस कहीं भी नहीं बनती। हम एक आईटी कंपनी बनाने जा रहे हैं और वो एक आईएफएम। हाँ, अगर हम कोई फंड या फाइनेंस करते तो वो मसला होता। और ये जो प्रोहिबिटेड वर्ड्स वाली पूरी एक कहानी है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी देर बाद आते हैं, एक दफा ये नेम रिजर्वेशन वाला कंप्लीट हो जाए। इस प्रोहिबिटेड वर्ड्स का भी ताल्लुक नेम रिजर्वेशन से ही है। टेक्नो इंटरनेशनल। अब ऊपर वो अगेन रेड वाला डिस्क्लेमर दे रहा है, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारा आईएमएफ से कहीं भी नहीं मिलता ये वर्ड। वो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपनी रिजेक्शंस देता है। मैं यहाँ पे रीजन दे दूंगा टेक्नो मीन्स onic and fast, international means to operate across borders। अब तीनों में मैंने डिफरेंट टाइप के मीनिंग्स दिए हैं, पर तीनों को रिलेट किया है टेक्नो के साथ, और सेकंड जो इंटरनेशनल का वर्ड यूज हुआ, ग्लोबल का वर्ड यूज हुआ और लिंक का वर्ड यूज हुआ। अब लेट सपोज मैंने ये तीनों बना लिया, उसके बाद मैं कहता हूँ नहीं मेरी प्रायोरिटी बदल गई है, तो मैं आराम से ये सेलेक्ट करके इसको ऊपर ले जाऊंगा। तो मेरी प्रायोरिटी टेक्नो ग्लोबल फर्स्ट पे आ गई। मैं कहता नहीं मेरी प्रायोरिटी वन है टेक्नो इंटरनेशनल, तो मैं इस टेक्नो इंटरनेशनल को पिक करके वन पे ले आऊंगा, ये आराम से चेंज हो जाएगा। एक बार नाम और नाम के मीनिंग्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो उसके बाद हम इसको करेंगे फर्दर प्रोसीड। और ये डिस्क्लेमर भी देख लें, हाउ टू प्रोसीड अ कंपनी एलएलपी नेम। वो कह रहे हैं कि आपका नाम जो है वो गिवन क्राइटेरिया सेक्शन 6 लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2017 और लिमिट लाइबिलिटी पार्टनरशिप रेगुलेशन 18 और इन सब चीज़ों पे पूरा उतरता हो। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, हम इन डिटेल में अभी प्रोहिबिटेड वर्ड्स को पढ़ेंगे। प्रपोज। अब प्रपोज में अब टेक्नो का वर्ड था और हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक से भी रिलेट किया, तो या तो ये इंजीनियरिंग की कंपनी हो सकती है या ये आईटी की हो सकती है। हम बेसिकली आईटी का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा कैटेगरीज ये जितनी भी आपके सामने आ रही है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये वो कैटेगरीज हैं जो एससीसीपी की बुक्स कहती हैं। हम इन कैटेगरीज को लेमैन अपनी जबान में कुछ भी कह सकते हैं। अब टेक्नो ग्लोबल में शायद क्लाइंट कह रहा हो कि जी मैंने इलेक्ट्रॉनिकली उनको सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस देनी है। कोई कह सकता है मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर बना के देना है। कोई कह सकता है कि जी मैंने उनको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग देनी है। तो इस टाइप की आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएंगी। तो मेन कैटेगरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम टिक करेंगे। अब वो नीचे ये सेक्टर हो गया मेन, फिर वो कह रहे हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है इस आईटी के अंदर भी। आईटी के सेक्टर में एससीसीपी ने कॉल सेंटर्स को भी ऐड किया हुआ है, जो यहाँ बीपीओ सर्विसेज दे रहे हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स पाकिस्तान में। कॉल सेंटर और बीपीओ एक ही चीज है।
टिपिकली उनको कहा जाता है। बीपीओ पिंडी में काफी मास बीपीओ, और तो टचस्टोन हो गया, इस तरह मिड जैक काफी फेमस बने हुए हैं इस टाइम पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स ह्यूज। तो वो कॉल सेंटर्स का जो पूरा बिजनेस है वो बीपीओ कहलाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम। नेक्स्ट आ गया कि जब कॉल सेंटर का आप देखेंगे तो मेमोरेंडम के अंदर क्लॉज 3.1 जो होता है वो बेसिकली ऑटो जनरेटेड यहाँ पर आ गया है, जो आज से 7-8 साल पीछे जाए तो हमें मैनुअली एंटर करना पड़ता था। इसमें उन्होंने इटसेल्फ लिखा हुआ है कि ये कौन सा बिजनेस है, द प्रिंसिपल एंड ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। जब भी आप एलएलपी बनाएंगे तो यहाँ कंपनी की जगह हमेशा पार्टनरशिप का वर्ड आएगा। अगर आप मैनुअल फाइलिंग कर रहे हैं और एलएलपी बनाने जा रहे हैं तो लाजमी यहाँ पे पार्टनरशिप का वर्ड यूज करें। शेल बी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप कॉल सेंटर्स, फॉर्म पर्सपेक्टिव डाटा कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट, सैटेलाइट, ये सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर लिखी हुई हैं कि ये सारे काम वो कर सकते हैं। कल एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कल की क्लास में कि हम मिलते जुलते कारोबार क्यों नहीं कर सकते, तो उसका आंसर ये था कि आप रिजेंबलिंग कारोबार कर सकते हैं। ये हमेशा हर मेमोरेंडम की 3.1 क्लॉज के आखिरी 2-3 लाइनों में ये लिखा होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सारी पॉसिबिलिटीज बताकर उन्होंने कहा और एनी अदर कनेक्टेड और रेलेवेंट बिजनेस which can be conveniently connected with the objects of the company subject to the permission of relevant authorities। अगर हम इस आखिरी लाइन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ें तो लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा काम जो आपका कनेक्टेड हो या रेलेवेंट बिजनेस हो, किससे, आपके बिजनेस के प्राइमरी ऑब्जेक्ट से। कॉल सेंटर बना रहे हो तो कॉल सेंटर बनाने के लिए, चलाने के लिए मिलते जुलते जितने भी काम है सारे कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट टू परमिशन वाली क्लॉज उन्होंने जो लिख दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि कॉल सेंटर अगर आईटी में जाएगा या कुछ भी चीज़ों में लेफ्ट राइट होगा तो हर चीज़ में उसे परमिशन चाहिए होगी। वो रेलेवेंट अथॉरिटीज का इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि अगर आप लाइसेंस्ड एक्टिविटी की तरफ चले जाएं तो वहां से लाइसेंस लाजमी लें। इस रेलेवेंट अथॉरिटीज का यही मतलब है, परमिशन टू रेलेवेंट अथॉरिटी। ये सब्जेक्ट टू पॉसिबिलिटी है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब कॉल सेंटर को भी हम आगे जाते हैं, हार्डवेयर का आ गया। ये हार्डवेयर की सारी चीजें आ गई कि सप्लायर बनना है, डीलर बनना है, ये गुड्स के अंदर आ गया। सर्विसेज, एसेसरीज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम इंटीग्रेशन, ये पूरा हार्डवेयर से रिलेटेड ऑटोमेटिकली जनरेटेड आ गया। और एंड में अगेन वो एक चीज आ गई, कनेक्टेड देयर विद बाय वट एवर नेम कॉल्ड, इससे मिलता जुलता कोई भी काम, उसका जो भी नाम हो वो आप कर सकते हैं। फिर आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक चीज आती है मैक्सिमम कैटेगरीज के अंदर, आईटी अलाइड। अलाइड में ये होता है कि अलाइड में जनरली सारी चीजें फिट हो रही होती हैं, सॉफ्टवेयर भी आ रहा होता है, हार्डवेयर भी आ रहा होता है, बाकी सब जो आईटी से रिलेटेड है। तो जो ब्रॉडर अगर आप कहें कि कौन सी सबसे ज्यादा वाइड जिसका स्कोप होता है वो हमेशा अलाइड कैटेगरी का होता है, तो हम इसको आईटी अलाइड में कर लेते हैं सेलेक्ट। वैसे नेक्स्ट पोजी जो ऑटोमेटिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव कॉस्ट जो आ रही है, तो उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा फील हो कि रिजेंबल नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या सोचना है? क्या करना चाह रहे हैं? जो जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं वो जो इसमें नहीं है। उसमें फिट नहीं हो रहा। लेट्स अच्छा, इसमें लेट सपोज अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि वो इन सारों में फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप देखना कि यार 2 या 3 तो मिलते जुलते बन रहे हैं ना, तो वो जो 2 या 3 मिलते जुलते बन रहे हैं उनके डिटेल क्लॉजेज आपने स्टडी करने हैं। मैंने एजुकेशन टिक किया, एजुकेशन अलाइड में ये सारा पढ़ूंगा, इनमें कहीं ना कहीं मेरी वो चीज़ लिखी हुई होगी जो मैं करने जा रहा हूँ। कर सकते हैं, लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो जाता है, हो सकता है। नहीं, एडिटिंग उसकी होती है सेम बिजनेस की। अच्छा, अब इसको हम आईटी अलाइड करके आगे चलते हैं। आईटी प्रपोज। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड कंपनी नेम का वो नोट दे रहा है कि वो प्रपोज हो गया, तो बेसिकली थर्ड नहीं, सारे के सारे ही प्रपोज हो चुके हैं। ये तीनों नाम आपके सामने आ रहे हैं इस टाइम। अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय से ये काम करा रहे हैं, एसोसिएट से करवा रहे हैं, कोई इंटर्न कर रहा है, तो उसे आप कह सकते हैं ये रिव्यू फॉर्म है, ये डाउनलोड करके मुझे भेज दें, और आप उसको व्हाट्सएप पे रिव्यू कर सकते हैं। जनरली ये जो अभी आपके सामने एक एप्लीकेशन 1 आई है, रिव्यू क्लिक करते साथ ही, ये वो फॉर्मेट है जो जब कंपनी बन के आएगी तो इस फॉर्मेट पे चीज़ें लिखी हुई होंगी।
सेकेंडली ये वो फॉर्मेट है जो एससीसीपी के रेलेवेंट ऑफिसर्स के सामने शो होता है कि जी हम क्या बनाने जा रहे हैं। ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। क्लोज प्रपोज नेम। ये अब कुछ लेफ्ट साइड पे स्टेप्स हैं जिनमें ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है। जैसे ही ये टिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मतलब आप अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। जब तक ये फुल फ्लैश टिक नहीं होते, अभी आप देखिए मेरे सामने सबमिट का बटन अनअवेलेबल आ रहा है। एससीसीपी लीप के ऊपर काम करते हुए आपने नेम रिजर्वेशन फाइल करनी है या इनकॉर्पोरेशन फाइल करनी है या किसी चीज़ की एनुअल फाइलिंग करनी है, यही एक स्टैंडर्ड सा लेआउट आपके सामने आया करेगा। और सबमिट का बटन जिस पे डबल टिक होता है, ये तब तक अनअवेलेबल रहेगा। ये आपके पास नहीं है, आप इसको यूज नहीं कर सकते जब तक ये लेफ्ट वाले ग्रीन टिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते। अब दो ग्रीन टिक कंप्लीट है, प्रपोज नेम भी और बिजनेस ऑब्जेक्ट्स भी जो रहते हैं उनको फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे नाम, आईडी कार्ड, सीएनआईसी एक्सपायरी, ये एक एससीसीपी का ग्लिच है या क्या है, किसी का लाइफ टाइम ना भी हो वो उसको ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम पे ही रखता है। तो आपने इस ऑप्शन से नहीं घबराना जो इस टाइम आपके सामने आ रही है। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और पोस्टल एड्रेस। पाकिस्तान प्रोविंस, आपको पता होगा एज यूजुअल के सारे प्रोविंसेस पंजाब सिंध जीबी अलग अलग है और इस्लामाबाद एक सेपरेट प्रोविंस ट्रीट होता है, उसको आपने अलग से टिक करना है। इस्लामाबाद सिटी, इस्लामाबाद अर्बन, पोस्टल कोड। वैसे पोस्टल कोड में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये पोस्टल कोड मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप एंटर कर लें तो अच्छी बात है। और अगर किसी का भी पोस्टल कोड आपको नहीं पता, लेट सपोज आपके पास कंपनी आ गई है जिसका एड्रेस था बुरे वाला, आपने कुछ भी नहीं करना, गूगल का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है कॉर्पोरेट में। सिंपल लिखें बुरे वाला जिप कोड, आपके पास आ गया बुरे वाले का क्या जिप कोड है, उठाएं और कॉपी कर लें। आपके पास कुछ भी कहीं की भी रुराल एरिया की आ गई है कंपनी, मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन जिप कोड लिखे हैं, वो जिप कोड आपके सामने आ जाएगा। गूगल से आपने डाटा उठाना है और यहाँ पर जिप कोड एंटर कर देना है। एड्रेस लाइन, ये वो एड्रेस है जहां पर वो एग्जैक्टली जो बंदा नाम प्रपोज कर रहा है वो लोकेट कर रहा है। उसका ऑफिस का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, जो भी वो अपने ऑफिस का प्रपोज कर रहा है एड्रेस। एक क्वेश्चन जो बहुत बहुत ज्यादा मुझे सुनने में आता है वो ये आता है कि क्या हम घर के एड्रेस पे कंपनी बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आपका घर हो आप उस एड्रेस पे कंपनी बना सकते हैं। एज पर टुडे 2026 में ई कॉमर्स के 90% बिजनेसेस सारे घरों से ऑपरेट हो रहे हैं और लीगली ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ उसमें अनएथिकल नहीं है। आईटी एक्सपोर्ट के मैक्सिमम बिजनेसेस घरों से ऑपरेट हो रहे हैं, फ्रीलांसर्स घर में बैठे हैं, उन्होंने कंपनीज भी बनाई हुई हैं, कंपनी के अकाउंट भी बनाए हुए हैं, रिमोट एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं, तो वो बन सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा सुनने में आता है वो ये आता है कि क्या एक एड्रेस पे बीसीओ कंपनीज बन सकती हैं। तो जी हाँ, एक एड्रेस के ऊपर बीसीओ कंपनीज भी बन सकती हैं। एक आदमी एक ही एड्रेस पे बैठ के 100 कंपनीज भी बना सकता है, क्योंकि उसका राइट है, वो जितना मर्जी कारोबार करे, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट को उससे कोई इशू नहीं है। सिमिलरली जितने भी कोवर्क्स बने हुए हैं पाकिस्तान में, शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस बनी हुई हैं, जैसे दफ्तर खान है, रेगस है, कोवर्क 24 है, वर्क जोन है, इस तरह बीसीओ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हर जगह आपको मल्टीपल कोवर्क मिलेंगे। तो उस कोवर्क पे भी आप बड़े आराम से उनके एड्रेस को यूज करते हुए कंपनी बना सकते हैं। और अगर आपको वैसी कंपनी को एक प्रोफेशनल टच देनी है, आपने कोवर्क नहीं यूज करना, स्टिल आप उनका वर्चुअल मेलिंग एड्रेस का पैकेज बाय करके वहां पर कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में बैठ के जो लोग यूएस में कंपनी बनाते थे वो यूएस का वर्चुअल मेलिंग एड्रेस ले लेते थे, तो वही चीज पाकिस्तान में भी आ चुकी है। लोग यहाँ पर वर्चुअल मेलिंग एड्रेस लेते हैं और उस एड्रेस को अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं। चल कैसे उसमें वर्चुअल एड्रेस ऐसे होता है कि लेट सपोज एक कोवर्क स्पेस प्रोवाइडर है आई 10 में दफ्तर खान, आप बैठे हैं इस टाइम फैसलाबाद में और आप चाह रहे हैं आपकी कंपनी का एड्रेस इस्लामाबाद का हो, तो आप आई 10 दफ्तर खान को कॉल करके कहेंगे मुझे आपकी मेलिंग एड्रेस की सर्विस चाहिए, वहां पर सीट नहीं चाहिए, मेरा कोई भी कोरियर आएगा तो आप स्कैन करके मुझे उसकी पिक्चर भेज देंगे। तो वो आपको 5,000 10,000 मंथली रिटेनर फीस बता देंगे और आपके साथ एक सादा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे वर्चुअली, और वो एड्रेस आपको मिल जाएगा। आप फिर उस एड्रेस को लीगली अपने कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। इसकी फर्दर लिमिटेशन ये आ जाती है जब आप स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, वहां पर मुश्किलात आती हैं। जैसे अगर कोई सिक्योरिटी कंपनी है वो कोवर्क में नहीं बैठ सकती, कोई बैंक्स हैं, कोई बड़े इदारे हैं, उनको कोवर्क अलाउ नहीं है। लेकिन जनरली ई कॉमर्स बिजनेसेस, आईटी एक्सपोर्ट बिजनेसेस, हमारे लोकल ट्रेडिंग के बिजनेसेस, इन सबको कोवर्क में बैठना अलाउ है, तो वो आराम से कोवर्क का एड्रेस यूज कर सकते हैं।
और ये जो भी मैंने प्लॉट नंबर 54 लिखा है, ये एक की पॉइंट है उन लोगों के लिए जो अपने घर को एज अ बिजनेस एड्रेस यूज करते हैं। आप हमेशा अगर अपने कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा प्रोफेशनल रखना चाह रहे हैं तो आप हाउस नंबर 54 ना लिखें, आप प्लॉट नंबर 54 लिखें। वो भी लीगली ठीक है, एक्सेप्टेड है, वहां पर कोरियर भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, और आपके जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी का एनटीएन है, उस पर हाउस का वर्ड नहीं आ रहा होगा, तो उससे थोड़ा एक अच्छी लुक आ जाती है कि यार घर में नहीं बना हुआ ये। तो हाउस नंबर 54, स्ट्रीट 81, F82। यहाँ पर जब भी पोस्टल एड्रेस की टैब में एससीसीपी में ऊपर आपसे कंट्री, प्रोविंस, सिटी पूछ लिया, आप नीचे दोबारा सिटी नहीं लिखेंगे। हम सब पाकिस्तान में यहाँ भी पूरा एड्रेस लिख देते हैं, और जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उसमें एट एक्चुअल अल्टीमेटली एड्रेस पता है क्या आता है? यहाँ पे इस्लामाबाद एक दफ़ा मैं लिखूंगा, फिर एक दफ़ा इस्लामाबाद वो वाला आ जाएगा जो ऊपर ऐड हो चुका था, फिर एक दफ़ा इस्लामाबाद एज अ प्रोविंस आ जाएगा, कैपिटल टेरिटरी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे इस्लामाबाद रजिस्टर्ड कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिसमें ये इस्लामाबाद 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 3 दफा आ रहा होता है। तो आपने हमेशा वो गौर करना है कि ऊपर अगर वो आपसे सिटी, प्रोविंस, कंट्री पूछ चुके हैं तो वो चीज़ नीचे रिपीट नहीं करनी, उसको स्किप कर देना। बस सेक्टर पे आके उसको स्टॉप कर दें, या हाउसिंग सोसाइटी है, कॉलोनी है, कुछ भी है, वहां तक उसको होल्ड कर दें। अब इसके बाद ये एक टिक प्रपोज नेम का कंप्लीट हो गया, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन का ऑटोमेटिकली यहाँ ग्रीन टिक आ गया जैसी मैंने एड्रेस की मैंडेटरी लाइन लिख दी है कि जी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। जब मैं इसमें नेक्स्ट का बटन क्लिक करूंगा तो ये आगे जाएगा बिजनेस ऑब्जेक्ट्स पे। बिजनेस ऑब्जेक्ट से जब नेक्स्ट करेंगे तो अब सारे टिक्स हो चुके हैं, आखिरी टिक रह गया था डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन के टिक पे दोबारा से वही बात आ गई जो हमने ओरिएंटेशन में की थी डिटेल में, कि प्रपोज सब्सक्राइबर ऑथराइज इंटरमीडिएटरी। सब्सक्राइबर कौन होता है? ये वर्ड मैंने कल बार बार बताया था सबको कि सब्सक्राइबर कंपनी का पार्टनर भी होता है, मेंबर भी होता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है, या जिस बंदे के पास कंपनी के शेयर्स हैं वो उसका सब्सक्राइबर भी है। अगर एक कंपनी में दो, तीन, चार, पांच जितने भी पार्टनर हैं, किसी भी एक पार्टनर की आईडी से आप नेम रिजर्वेशन फाइल कर रहे हैं तो उसका लीगल स्टेटस प्रपोज सब्सक्राइबर होता है। और यहाँ पर प्रपोज का वर्ड क्यों आया है? क्योंकि अभी कंपनी बनी ही नहीं है, तो जब कंपनी नहीं बनी तो वो उसका रजिस्टर्ड या ऑफिशियल सब्सक्राइबर नहीं है, वो प्रपोज सब्सक्राइबर है। जब कंपनी बन जाएगी फिर वो उसका सब्सक्राइबर होगा। और ऑथराइज इंटरमीडिएटरी कौन होता है? ये ऑथराइज इंटरमीडिएटरी वो होते हैं जो एससीसीपी में अपने आप को एज अ ऑथराइज इंटरमीडिएटरी रजिस्टर करा लेते हैं। वो ये काम कर सकते हैं कि अपने पोर्टल के ऊपर क्लाइंट्स की कंपनीज डायरेक्टली रजिस्टर कर सकती है। ये डिक्लेरेशन है, इसको आप टिक करेंगे तो डिक्लेरेशन वाला चेक भी आपका ग्रीन हो गया। नेक्स्ट। लास्ट में एक दफ़ा आपको रिव्यू का ऑप्शन दे रहा है, आप अपनी पूरी एप्लीकेशन रिव्यू कर लें। और बिल्कुल एंड में एरर दे रहा है कि पिन एप्लीकेशन पेंडिंग। 4 डिजिट एससीसीपी की जो पिन है वो बेसिकली आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। एससीसीपी के जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो उसमें लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिकली साइंड। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्या होते हैं कि मैंने अपना ऑफिशियल मोबाइल नंबर सिम जो पीटीए के थ्रू रजिस्टर्ड थी मेरे अपने नाम पे, मैंने उससे लीप पे साइन अप किया, तो लीप ने मुझे 4 डिजिट पिन भेजा था जब मैंने लीप पे रजिस्ट्रेशन की। जैसे हम एफबीआर में रजिस्टर करते थे आपको एक पिन आती है, सिमिलरली लीप पे भी रजिस्टर करके एक पिन आती है। वो जो 4 डिजिट पिन होगी वो आपने याद रखनी है, भूल गए तो कोई मसला नहीं, आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। वो पिन आप यहाँ एंटर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव कर सकते हैं। 7728। ये डिजिटल पिन जैसे ही मैंने एंटर कर दी तो सबमिट का बटन मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अब सारा डाटा जा चुका है, अब मैं वन क्लिक करूंगा और हमारा जो नेम रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट थी वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट के बाद एससीसीपी में एनुअल फाइलिंग है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, नेम रिजर्वेशन है, कुछ भी है। इसमें जो दूसरा तीसरा जो लेटर होगा उनकी इसमें। तो इसमें यह है कि नेम रिजर्वेशन किसी भी एक पार्टनर की प्रोफाइल से आप फाइल कर सकते हैं बगैर किसी बाकी डायरेक्टर पार्टनर का डाटा दिए। नेम रिजर्वेशन जब अप्रूव होके आ जाएगी उसके बाद इन कॉरपोरेशन के अंदर वो आपसे सिस्टम पूछेगा अब टोटल कितने पार्टनर्स हैं, किसके पास कितने शेयर्स हैं, उन पार्टनर के आईडी कार्ड्स क्या हैं, उनके बाकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो सारी चीजें एससीसीपी बाद में पूछेगा। उसको मैंने अपना नाम सेव कर दिया, लेकिन उनका दरमियान में तो अपने उनके परेड करने से पहले तो डिस्प्यूट हो गया। वो फिर वो फिर क्या? अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपने कंपनी का नाम रिजर्व कर लिया लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं की तो वो 2 महीनों तक नाम रिजर्व रहेगा। 2 महीनों तक वो नाम उसी बंदे के पास है, उसके अलावा कोई भी उस नाम को यूज नहीं कर सकता।
मैंने आज एक नाम रिजर्व कर लिया तो वो 60 डेज हैं एल कंपनी की सिचुएशन में, और एलएलपी की सिचुएशन में 30 डेज हैं। ये टाइम फ्रेम जैसे ही पूरा होगा वो नाम फिर आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा, अगर मैंने उस दौरानिए में इनकॉर्पोरेट ना किया। लेकिन तब तक सिर्फ मैं ही इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, 2 3 4 5 जितने मर्जी मैं पार्टनर्स ऐड करूँ, वो फिर राइट मेरे पास ही है। और यहाँ से आप जनरेट चालान की तरफ जाएंगे तो सामने आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वन बिल की पेमेंट का। जैसे आप पीएसआईडी नॉर्मल एफबीआर में पे करते हैं, सीटीए के कोर्स में आपने देखा होगा, उसी तरह वन बिल की पीएसआईडी एससीसीपी के साथ भी लिंक्ड है पड़ी, ये वन बिल का ऑप्शन है। माजी में ऐसा होता था कि हमें एमसीबी और यूबीएल की सेलेक्टेड ब्रांचेस में फिजिकल चालान पे करना होता था, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन उस हद तक आ गई है कि कहीं किसी बैंक में किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। ये पीएसआईडी आप पे करेंगे, और अगर आपको फुल फ्लैज चालान चाहिए तो आप यहाँ डाउनलोड चालान का बटन क्लिक करके वो ले भी सकते हैं। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो उसका भी पेमेंट मेथड अवेलेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा अक्सर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट स्टक हो जाती है, और पास्ट में ऐसा बहुत रेयर हुआ है, एका दुक्का दफ़ा कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमारी तरफ से हो जाए और एससीसीपी को रिसीव ना हो, तो वो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को फिर केस पुट होता है और वो स्टक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप वन बिल का लिंक जनरेट करें, उसको फिर इजी पैसा, जैस कैश, सादा पे, नया पे या किसी भी बैंक के थ्रू आप पे कर दें, और एटीएम पे भी जाके कर सकते हैं। और अगर टिपिकल आपने कन्वेंशनल मेथड पे जाना है तो किसी ब्रांच में भी जाकर आप चालान पे कर सकते हैं वन बिल का। डाउनलोड्स पता नहीं कहाँ चली गई। ये एक नेम रिजर्वेशन का चालान सेव हो गया है, नेम रिजर्वेशन। डेस्कटॉप सेव। ये चालान आपके सामने आ गया। इस चालान में अगर आपने पीएसआईडी प्रोसेस जब एंड हो रहा था उस टाइम आपके सामने पीएसआईडी आई थी, आपने वो नहीं सेव की तो वो चली गई, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आपने चालान डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप चाहे बैक पर आ जाएं, गो टू अकाउंट जाएं, नेम रिजर्वेशन के ऑप्शन में जाएं। ये टेक्नो ग्लोबल वाला आपके सामने नेम आ रहा है जो रिक्वेस्ट, इसका आपको स्टेटस आ रहा है पेमेंट पेंडिंग। स्टेटस कब का अपडेट है? 29 जनवरी का। ये 3 नाम है, पे नाउ करके मैं यहाँ से जाकर दोबारा चालान भी देख सकता हूँ, और या मेरे पास जो डाउनलोड हुआ हुआ है उसको भी पे कर सकते हैं। इस चालान में पूरी डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं। ये पीएसआईडी नंबर है जो एक्चुअल पे होगा। ड्यू डेट ये होती है कि इस डेट के बाद ये चालान टेक्निकली वैलिड नहीं होगा, तो फिर बेहतर आप नया चालान जनरेट करें और नया प्रोसेस क्रिएट करें। और यहाँ पर जो टेक्नो इंटरनेशनल आ रहा है तो उससे आपने नहीं घबराना है। चालान के ऊपर बेसिकली जनरली कोई एक नाम आ जाता है उन तीनों में से, प्रायोरिटी वही रहेगी जो हमने वहां पर फाइल की हुई होगी। और मोस्ट प्रोबेबली ये पहले ही फर्स्ट प्रायोरिटी वाला नाम ही सामने शो कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, टेक्नो इंटरनेशनल मेरी प्रायोरिटी 1 थी, तो चालान पे भी वही नाम आ रहा है। ये चालान जैसे ही पे होगा तो इस एप्लीकेशन आईडी के अगेंस्ट आपको एसएमएस या ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। ये जो एप्लीकेशन आईडी है ये एज अ रेफरेंस ट्रीट होती है। अगर आपने एससीसीपी में कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करनी है कि मेरा फलां रेलेवेंट प्रोसेस नहीं पूरा हुआ या उसमें कोई ग्लिच आ गया, तो उसका यही तरीका है कि इस एप्लीकेशन आईडी को आप रेफर करें, तो एससीसीपी बड़े आराम से उसको ट्रैक कर लेता है। ये बेसिकली था पूरा नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस, शुरू से लेके एंड तक हम कैसे फाइल करेंगे। जब इसकी पेमेंट हो जाएगी फिर उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जनरली अगर सैटरडे संडे ना हो तो एससीसीपी की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है। अब हम मूव करेंगे दूसरी चीज पे जो कि बेसिकली थी प्रोहिबिटेड वर्ड्स एससीसीपी के। प्रोहिबिटेड वर्ड्स को आप सिंपली गूगल में लिखेंगे, प्रोहिबिटेड वर्ड्स एससीसीपी।
आपको गूगल रीडायरेक्ट कर देगा उस स्पेसिफिक टाइप के ऊपर जहां एससीसीपी ने अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इन वर्ड्स को हम एक एक दफ़ा पढ़ेंगे और उससे पहले नीचे की लिस्ट भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है हमें एससीसीपी ने। आई बिलीव अब आप सबके सामने ये वर्ड्स क्लियरली शो हो रहे हैं। इसमें जो पहला वर्ड उन्होंने कहा है वो है एआई का वर्ड, कि आप एआई का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसको प्रोहिबिटेड क्यों किया हुआ है उन्होंने, ताकि अगर आप वाकई एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो यूज कर लें, अदरवाइज ना करें। इसके साथ पहले हम नीचे वाला पढ़ लेते हैं। नोट, नेम ऑफ कंपनी कंटेनिंग कंट्री नेम और नेशनैलिटी अदर देन पाकिस्तान, these names are not allowed unless sufficient justification is provided। मतलब ये अप्रूव हो सकते हैं लेकिन जस्टिफिकेशन देनी होगी। जैसे एक कंपनी है पाकिस्तान में, पाक जापान मोटर्स। अब वो आम प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, वो कोई फॉरेनर्स नहीं है, उसमें कोई जापानीज नेशनल्स नहीं है, ना कोई जापान की गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है, लेकिन वो अप्रूव क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने रीजनेबल जस्टिफिकेशन दी। अब उनकी एक सादी सी जस्टिफिकेशन थी, पाक जापान मोटर्स इसलिए क्योंकि हम जापान से गाड़ियां पाकिस्तान मंगवा के सेल करेंगे, जब आएंगी ही जापानीज गाड़ियां तो एक जापान का रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं, नेम ऑफ कंपनी कंटेनिंग नेम ऑफ टू कंट्रीज, पाकिस्तान पाक एंड एनी अदर फॉरेन कंट्री। ये वही बात होगी जैसे पाक जापान वाली। इसमें दो कंट्रीज के प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगर मिलके काम कर रहे हो या दो गवर्नमेंट्स कर रही हो तो वो आराम से कर सकती हैं। जैसे पाक चाइना सेंटर एक बना हुआ है, वो पाकिस्तान और चाइना का नाम मिक्स करके बना हुआ है, वो दोनों G2G आपस में कर रहे हैं, ये बना सकते हैं। इसी तरह पाक चाइना प्राइवेट भी कोई बिजनेसेस बन सकते हैं, जैसे मैं कह दूं पाक चाइना सॉफ्टवेयर हाउस, अगर कुछ पाकिस्तानी और चाइनीज मिलके बना सकते हैं इसको। पैटर्न्स ऑफ प्रेजेंट और पास्ट, पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट एनी कनेक्शन विद फेडरल प्रोविंशियल। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जो वर्ड्स होते हैं जिसमें विफाक का नाम आ रहा हो, जैसे हेड ऑफ स्टेट का नाम आ रहा हो, जैसे मैं कह सकता हूँ कि जी चीफ मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। चलो लैपटॉप स्कीम का अगर लेट सपोज हम पूरा एक फुल फ्लेज बिल्डिंग बना दें, ऑफिस बना लें, और उसी नाम से एक कंपनी भी बना लें जो लैपटॉप स्कीम्स को रेगुलेट करती हो, तो वो कौन बना सकता है? वो चीफ मिनिस्टर ही बना सकता है, और कोई भी नहीं बना सकता। इसी तरह अगर कोई कह सकता है कि जी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, अब उसके नाम में पाकिस्तान आ रहा है, तो वो नाम कौन यूज कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये भी एक कंपनी है। पाकिस्तान और स्टेट ये दोनों एक प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं, लेकिन ये यूज हो रहे हैं क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद यूज कर रही है। तो इस तरह आपको बीसियों ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिनमें प्रोहिबिटेड वर्ड यूज हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रार को जस्टिफाई किया होगा। अगर वो कोई प्राइवेट एंटिटी है तो भी उसने रीजनेबल जस्टिफिकेशन दी होगी कि मैं क्यों यूज करने जा रहा हूँ। और अगर गवर्नमेंट एंटिटी है तो ऑब्वियसली उनके पास राइट होता है। जैसे बैंक ऑफ पंजाब है, उसने पंजाब का वर्ड यूज किया हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो वर्ड यूज कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर बैंक ऑफ पंजाब बनाना चाहे तो एससीसीपी उनको फौरन रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि नहीं, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नाम से बना सकते हैं लेकिन पंजाब के नाम से नहीं बना सकते। और कुछ प्रोहिबिटेड वर्ड्स की ये लिस्ट भी अवेलेबल है, आपने एससीसीपी की वेबसाइट पे जाके इसको भी डाउनलोड करना है। और जो मेन टैब पे वर्ड्स थे उनको भी स्टडी कर लेना। अभी हम इस लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको कॉर्पोरेट का काफी आइडिया हो जाएगा कि किसी भी एससीसीपी रजिस्टर्ड एंटिटी का जब आप बिजनेस नेम देखेंगे तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। एसोसिएशन और फाउंडेशन बन सकती है जब सेक्शन 42 की कंपनी बन रही होगी एससीसीपी के अंदर, तो आप फाउंडेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं। और एसोसिएशन का जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन, तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्टर होगी, तो वो एसोसिएशन का वर्ड यूज कर सकते हैं। फंड का वर्ड आ गया। फंड का वर्ड ऑब्वियसली ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो सारे आराम से इसको यूज कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? जैसे एक एचबीएल है और एक एचबीएल एसेट मैनेजमेंट है। इसी तरह एक जेएस बैंक है और एक उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो बैंक्स ने भी अपनी बनाई हुई हैं और उसके अलावा भी नॉर्मल एनबीएफसीज बनी हुई हैं जो लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं। इसी तरह काउंसिल का वर्ड आ गया, जैसे पाकिस्तान
डेंटल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, इस तरह की जितनी भी काउंसिल्स हैं, अपनी बार काउंसिल्स हो गई, वो सारे अपनी रीजंस देंगे कि जी हम क्यों ये बनाने जा रहे हैं, तो उनको भी वो नाम मिल जाएगा अगर वो वाकई काउंसिल हो। हाँ, अगर मैं या मेरे साथ दो और लोग मिलकर जाके कहेंगे जी हमने काउंसिल रजिस्टर करनी है, तो हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ गई चैम्बर की रजिस्ट्रेशन। कोई भी स्पेसिफिक कम्युनिटी उठकर अपना चैम्बर बना सकती है पाकिस्तान में। लेट्स अज्यूम कि बुरे वाला एक शहर है जिसके अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो बुरे वाला की बिजनेस कम्युनिटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 का इस्तेमाल करते हुए अपना बुरे वाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर कर सकते हैं। शर्त ये होगी कि वहां पर ऑलरेडी वो चैम्बर एग्जिस्ट ना कर रहा हो। और लेट्स अज्यूम कि बुरे वाला में चैम्बर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वहां पर वुमेन चैम्बर नहीं है, तो फिर वो वुमेन चैम्बर भी वहां की फीमेल बिजनेस ओनर्स बना सकती हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रस्ट का वर्ड। ट्रस्ट यहाँ पर बेसिकली रीट मैनेजमेंट सर्विसेज की बात हो रही है। रीट होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मे बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टू बी established टू अंडरटेक रीट मैनेजमेंट सर्विसेज और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल। जैसे कराची में डोलमन मॉल है, वो भी एक रीट की एग्जांपल है। रीट एक ट्रस्ट बनता है जो एक स्पेसिफिक फिजिकल बिल्डिंग खड़ी करते हैं और फिर उसके बाद एक आरएमसी बनती है जो उस ट्रस्ट को मैनेज कर रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रस्ट का वर्ड मिल जाएगा एक कंपनी को। सोसाइटी का वर्ड मे बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ अ कंपनी इफ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। अब सोसाइटी का वर्ड भी प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है या कोई XYZ सोसाइटी है, वो अपने पूरे ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लेन करे तो रजिस्ट्रार उनको वो वर्ड दे देगा। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं दो लोगों को कल मिलाकर अपनी सोसाइटी बनाऊं और वो सोसाइटी SCCP में भी रजिस्टर्ड हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, अश्योरेंस, अश्योरर, इंश्योरेंस, रीअश्योरेंस, रीअश्योरर। ये वो सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज वाले हैं बड़े बेसिकली, आदम जी, EFU, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ये वर्ड्स यूज कर सकती हैं, लेकिन उन्हें रेलेवेंट अपने अप्रूवल्स लेने होंगे SCCP के कमिश्नर से या जो भी लाइसेंसिंग बॉडी में उनका रेलेवेंट रजिस्ट्रार बैठा हुआ है। कोई भी आम आदमी इंश्योरेंस कंपनी, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी नहीं बना सकता, लेकिन वो जब एट एक्चुअल वो इंश्योरेंस कंपनी बनाने जाएगा तो वो अपने बिजनेस नेम के अंदर इंश्योरेंस का वर्ड यूज कर सकता है। फिर बोर्ड का वर्ड आ गया, मे बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ अ कंपनी डिजायरस टू एंगेज इन द बिजनेस ऑफ पेपर और बोर्ड और टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज। जैसे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो बोर्ड का वर्ड यूज कर सकती है। या कोई और कंपनी जो बोर्ड से रिलेटेड पेपर वगैरह इस तरह की चीजें कराती है, तो वो भी बोर्ड का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आपने अगेन जस्टिफाई करना है आप क्यों कर रहे हो। अब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड भी एक है तो सरकारी इदारा, लेकिन वो भी एज अ कंपनी ही रजिस्टर्ड है, वो प्राइवेट लिमिटेड। एक कंफ्यूजन आपने मिक्स नहीं करनी हमेशा सबने कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज प्राइवेट लोगों की होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज गवर्नमेंट की होती हैं। मैं इसको एक्सेल शीट पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि कभी भी किसी को कंफ्यूजन ना हो। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में जनरली लिस्टेड होने का राइट रखती हैं, जो हो सकती हैं। उसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड होती हैं। अनलिस्टेड वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है लेकिन उसने भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं की, और लिस्टेड वो जो वहां पर अब अवेलेबल है और कोई भी बंदा उसका शेयर ले सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरली प्योरली प्राइवेट एंटिटीज के पास होती है। इसको मैं लिख देता हूँ प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट ओनर्स। ये पब्लिक लिमिटेड है तो ये प्राइवेट ऑनर्स हैं, और दूसरी है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। इस चीज को आसानी के लिए अगर आपने मेमोराइज करना है तो एक अपनी हमेशा की हैबिट बना लेंगे, कॉर्पोरेट में आपने कुछ भी चीज है तो उसको सही से समझना है तो फौरन से आपने गूगल में एंटर कर लेना है। मैं इसी पब्लिक लिमिटेड को गूगल में जाके लिखता हूँ लिस्ट ऑफ, या सिंपली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन पाकिस्तान। तो मेरे पास क्लियरली गूगल के AI ने भी बता दिया पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जो कि शेयर्स अपने पब्लिकली अवेलेबल रखती हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। मेजर कौन सी हैं? ऑयल एंड गैस की हैं, जैसे OGDC, PPL, UBL, MCB, एंग्रो। कोई भी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में है वो पब्लिक लिमिटेड है, कोई भी शहरी उसका शेयर बाय कर सकता है।
वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बैक एंड पे शायद पब्लिक सेक्टर भी हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूं कि पाकिस्तान में एक ग्रुप है प्राइवेट एंटिटी बहरिया टाउन, वो कल को लिस्टेड हो जाएगा तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिर्फ है। दूसरा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, लेकिन अगर वो अपने कुछ शेयर स्टॉक एक्सचेंज में निकाल दे तो वो पब्लिक सेक्टर तो है, लेकिन वो साथ में पब्लिक लिमिटेड भी होगी। दूसरी आ गई पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज वो होती हैं जिनकी मेजर ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, गवर्नमेंट उनको खुद बनाती है, रेगुलेट करती है, चलाती है। उसकी विकिपीडिया में लिस्ट भी मिल जाएगी यहाँ पर आपको। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज इन पाकिस्तान, ये पूरी लिस्ट सामने आ गई, जिसमें सीएसडी पाकिस्तान, फैसलाबाद, फेस्को, लेस्को, आईएसको, जितनी भी ये वापडा से रिलेटेड कंपनीज हैं, ये सारी गवर्नमेंट ओन्ड हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान स्टील मिल्स। अब ये सारी कंपनीज में से अगर कोई एक कंपनी अपने आप को लिस्टेड कर ले स्टॉक एक्सचेंज में जाके, तो वो उस दुरानिए के लिए, जितने अरसे के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज में है, वो पब्लिक सेक्टर भी है और पब्लिक लिमिटेड भी है। ठीक हो गया। उसमें 51% शेयर जरूरी वो एक जनरल उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मेजर शेयर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की है तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की मलकियत में है, अगर मेजर शेयर होल्डिंग प्राइवेट लोगों की है तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। जैसे यूफोन, पीटीसीएल था, पीटीसीएल के शायद कम शेयर्स रह गए हैं अब गवर्नमेंट के पास, तो वो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं कहलाती। अगर पीटीसीएल के 55-60% शेयर्स आज भी गवर्नमेंट के पास होते तो फिर वो गवर्नमेंट ओन्ड होती। लेकिन पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर की खिचड़ी में बहुत ज्यादा नहीं घुसना, ये आपको लेटर ऑन वैसे ही जब किसी कंपनी से इंटरेक्शन होगा या लिंक पड़ेगा तो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये आ गया नेम रिजर्वेशन वाला, टाइप्स ऑफ नेम। अब यहाँ पर फर्दर नाम आ गए, जैसे बहरिया, अस्करी, फौजी, फजाइया। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जो है ना हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे इस प्रोहिबिटेड वर्ड्स के बाद, तो किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो वो नोट डाउन कर लें। अब बहरिया का वर्ड सिर्फ बहरिया वाले यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल है पाकिस्तान में कि बहरिया टाउन एक प्राइवेट एंटिटी है, वो क्यों यूज कर रहा है, ये एक एक्सेप्शन है। जनरली बहरिया का वर्ड सिर्फ और सिर्फ नेवी वाले ही कर सकते हैं। अस्करी का वर्ड आर्मी वाले कर सकते हैं, फौजी का वर्ड आर्मी वाले कर सकते हैं, फजाइया का वर्ड एयरफोर्स वाले कर सकते हैं, कैडेट का वर्ड कैडेट कॉलेजेस कर सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस और फोर्सेस का वर्ड ओबियसली कोई भी एक फोर्स कर सकती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, शाहीन, मिलिट्री, डिफेंस। अब जैसे मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स है, वो भी रजिस्टर्ड होगा, लेकिन वो मिलिट्री वालों को इजाजत है उसकी, वो कर सकते हैं। डिफेंस का है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, अब डिफेंस का वर्ड आ रहा है एक यूनिवर्सिटी के नाम के अंडर, लेकिन वो आर्मी की यूनिवर्सिटी है तो वो डिफेंस का वर्ड यूज कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। बैंक, बैंकिंग, बैंकर आ गया। हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ये सारे बैंक का वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एट एक्चुअल बैंक हैं और उन्होंने स्टेट बैंक, ये जो कल हम पढ़े थे कहाँ से लाइसेंस लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने अपना अप्रूवल लिया हुआ है। नेक्स्ट आ गया चार्टर्ड। चार्टर्ड कोई भी फेडरल या प्रोविंशियली चार्टर्ड कोई अथॉरिटी है वो चार्टर और चार्टर्ड का वर्ड यूज कर सकती है। कॉरपोरेशन का वर्ड बड़ा सिंपल सा वर्ड है, ये जनरली ये एक वाहिद वर्ड है इस पूरी लिस्ट में जो आम सादी कंपनीज भी यूज कर सकती हैं। कॉरपोरेशन की एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे आपको इस्लामाबाद में आगे पीछे जो घरों का हार्डवेयर बनाते हैं ना, वो कॉरपोरेशंस होती हैं, मिनहास कॉरपोरेशन, फलाना कॉरपोरेशन, जो हार्डवेयर सप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली नेम रिजर्वेशन की टाइप्स हैं। ये आपको बोरिंग लगेंगी, मुश्किल लगेंगी, लेकिन ये ज़रूरी है। इनको इन डिटेल आपने लाजमी पढ़ना है और इनको रिपीट भी करना है। इससे आपको आइडिया क्या होगा, जब भी आप किसी कंपनी का नाम देखेंगे उसके नाम में बैंक आ रहा है तो आपको फौरन पता लग जाएगा ये स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड बैंक है, एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, स्टेट बैंक से इसने अप्रूवल लिया हुआ है। आप किसी भी कंपनी का नाम देखेंगे जिसके बिजनेस नेम में मिलिट्री या डिफेंस आ रहा होगा और उसका बैंक अकाउंट खुला होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाकई असल में मिलिट्री वालों का है या डिफेंस अथॉरिटीज का है। नेक्स्ट आ गया फेमिलियर ट्रेड नेम्स और ब्रांड नेम्स। फेमिलियर ट्रेड नेम्स जो उनसे होते हैं, ये जो पहले से यूज हो रहे हैं उनको आप नहीं यूज कर सकते। फेमस पर्सनालिटीज का नाम आप नहीं यूज कर सकते, जैसे जे डॉट ऑलरेडी बन चुके हैं, ना भी बना होता तो मैं जुनैद जमशेद के नाम से नहीं बना सकता, मौलाना तारिक जमील का नाम नहीं यूज कर सकता, इस तरह की चीजें।
फेडरेशन आ गई, जो फेडरेशंस जनरली बनी होती हैं, जैसे फेडरेशन ऑफ हॉकी, फेडरेशन ऑफ स्विमिंग, फेडरेशन फ्लावर, उन्होंने अपनी अपनी बनाई होती हैं। फेडरल का वर्ड कहाँ पर आता है? जो भी फेडरल गवर्नमेंट के अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या इदारे हैं, वो फेडरल का वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसकी एक एग्जांपल है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी रजिस्टर्ड होगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी एनटीएन होगा, वो एफटीएन होता है बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटीज का। इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो आईपीओ है वो भी रजिस्टर्ड है। हमें लगता था कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या सरकारी इदारे रजिस्टर्ड नहीं होते, बल्कि ऐसा नहीं है, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, वो भी कंप्लाइंस करते हैं, वो भी फाइलिंग करते हैं। फर्क यह है कि हम टैक्स देते हैं, लेकिन सरकारी इदारे उस तरह टैक्स नहीं देते। हमारी कंपनीज हमारी मिल्कियत में होती हैं, गवर्नमेंट के इदारे गवर्नमेंट की ओनरशिप में होते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि इसको टेम्परेरीली कौन होल्ड कर रहा है। जो भी मिनिस्टर होगा इस इदारे का वो चेयरमैन होगा, जो भी सेक्रेटरी होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, वो इसके बोर्ड के मेंबर्स होंगे। तो जब जब वो सेक्रेटरी चेंज होता रहता है तो नया सेक्रेटरी ऑटोमेटिकली उसका ओनर बन जाता है। पब्लिक ये जो होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कोई भी उनका वो होता है, तो ये तो टेक्निकली पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसे नहीं है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आम पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर सकती, बनाई पब्लिक के लिए गई है। लेकिन वो गवर्नमेंट ने अपना एक मिनिस्ट्री चलानी है, तो उस मिनिस्ट्री ने भी जवाब दिया उन्हें। ट्रेजरी से या विफाक से एक्स अमाउंट का बजट आया नादरा के पास, नादरा ने कहाँ इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, कोई तो कंप्लाइंस होगा। तो वो कंप्लाइंस वही सिमिलर ही है जैसा हमारा कंपनीज का होता है स्ट्रक्चर। फिर नादरा ने आगे एक और पासपोर्ट इदारा बनाया हुआ है, तो उसका भी एक पूरा फ्रेमवर्क होगा। कौन उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, कौन डिसीजन टेकर्स हैं। इस तरह जितने भी सरकारी इदारे हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे हैं या विफाक लेवल पे हैं, उन सब की अपनी रजिस्ट्रेशंस भी होती हैं, और वो उन रजिस्ट्रेशन के जवाबदेह होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि उनमें वो डेजिग्नेशन होल्डर होता है उसका, वो बंदा अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में नहीं होता। जैसे कॉमसेट्स का मेन इंचार्ज कौन होगा? कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का रेक्टर होगा। लेकिन वो जो भी रेक्टर होगा वो कॉमसेट्स का जवाब देगा। वो रेक्टर जब भी चेंज होगा, नया आएगा, तो वो नया उसका हेड बन जाएगा। जैसे नेशनल टेस्टिंग सर्विस एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है पाकिस्तान में, सेक्शन 42 के तहत पहले रजिस्टर हुई थी एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एनटीएस एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। अब एनटीएस को कौन चलाएगा? जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। बोर्ड कौन होगा? कॉमसेट्स का रेक्टर, कॉमसेट्स का प्रोफेसर, कॉमसेट्स का रजिस्ट्रार, मिनिस्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। तो एक 5-6 लोगों का बोर्ड बना हुआ है। वो बंदे चेंज होते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे, जो नया बंदा आएगा वो उसका रेगुलेटर बन जाएगा। ये लिस्ट मैं वो ग्रुप से कहूंगा कि उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, और वैसे भी आप इसको गूगल कर लीजिएगा। इसी तरह होल्डिंग का वर्ड आ गया। अच्छा, होल्डिंग और ग्रुप, ये दो जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट आपको समझना, कि ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या होता है और होल्डिंग कंपनी क्या होती है। इसको अभी मैं हल्का सा बताऊंगा, आगे जाकर हम डिटेल में जाएंगे। होल्डिंग कंपनी वो होती है एक पेरेंट कंपनी जिसने चाइल्ड कंपनीज को होल्ड किया हो, उसके सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स होल्ड किए हो। और ग्रुप वो होता है जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन पैरेलल चीजें होती हैं। 3-4 कंपनीज मिलकर रजिस्टर हो तो वो एक ग्रुप डिक्लेयर कर देती हैं। ग्रुप का मकसद क्या होता है? वो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में पढ़ा होगा। ग्रुप टैक्सेशन की खातिर लोग ग्रुप बनाते हैं। ये अभी अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप ग्रुप और होल्डिंग में मिक्स ना हो सारे। लेटर ऑन इसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे। ग्रुप का बस ये याद रखें, जब 5-6 कंपनीज मिलके एक एंटिटी बनाती हैं, एक एंटीएन लेती हैं, एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है। सब्सिडरीज होल्डिंग में आती हैं। चाइल्ड कंपनी सब्सिडरीज या नीचे के शेयर्स आपने रखे हुए हैं वो होल्डिंग कंपनी में आती हैं। होल्डिंग कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं, ग्रुप कैसे रजिस्टर करते हैं, इसके प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने होंगे, अंडरटेकिंग्स वगैरह, वो सारी चीजें हम आगे इंशाल्लाह लाजमी डिस्कस करेंगे। आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट आया वो कहे जी मैंने ग्रुप ऑफ कंपनीज बनानी है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि इस कोर्स के एंड तक आप ग्रुप ऑफ कंपनी बनाने के अहल होंगे, सिंगल हैंडेडली, किसी की सपोर्ट के बगैर। और अगर आपने कोई होल्डिंग कंपनी बनानी है तो वो भी आप आराम से बनाने के अहल होंगे बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन, ये एक जनरल सी चीज़ है, आपको आइडिया होगा कि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो आराम से इंस्टीट्यूट का वर्ड यूज कर सकते हैं। वीडियो आ रहा है प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट में ये क्यों आ रहा है? प्रोहिबिटेड में इसलिए आ रहा है कि सिर्फ वो लोग जो वाकई इंस्टीट्यूट बना रहे हो इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। RAET ट्रेडिंग वाले नहीं कर सकते, सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर सकते। REIT रीट।
ये किस तरह है? ये एनबीएफसी के अंडर, समझ लो? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जनरली, एससीसीपी की ये भी कंपनी है, रीट इज अ कंपनी। रीट नहीं, नहीं कॉलेजेस नहीं होती रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सर मैं बात कर रही हूँ जो वो आईकैप से रजिस्टर्ड कॉलेजेस होते हैं, रेट्स RAETS रजिस्टर्ड अकाउंट्स। वो उनके वो जनरली आम इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन वो अपने आप को आई कैप से रजिस्टर करा लेते हैं। ऐसे है जैसे एक मैंने कॉलेज बनाया है जिसमें मैट्रिक एफएससी की तालीम होगी, वो नॉर्मल एजुकेशन कॉलेज है, लेकिन मैं उसको फेडरल बोर्ड से रजिस्टर करा लेता हूँ। ये लोग भी किसी इंस्टीट्यूट इनके अंदर आते हैं, इनको भी अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है? उसका मुझे आइडिया नहीं, उसको लाजमी अपने एक तो एससीसीपी या सोल या कुछ भी बनाना होगा, प्लस अपनी एक्चुअल लाइसेंसिंग लेनी होगी जिसकी वो डिग्री दे रहे हैं। जैसे अगर किसी ने बीएस की डिग्री देनी है वो एचईसी से रजिस्टर करेगा, किसी ने वोकेशनल ट्रेनिंग करानी है वो अपने आप को टेप्टा वगैरह से रजिस्टर करेगा, किसी ने मैट्रिक कराना है वो पंजाब बोर्ड से या फेडरल बोर्ड से रजिस्टर होगा, किसी ने ओ लेवल्स कराना है तो वो लोकल इंस्टीट्यूट बनाएगा और साइमल्टेनियसली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से वहां से रजिस्टर होगा ताकि वो ऑफिशियली उसका टीचिंग सेंटर बन सके। किसी ने फॉरेन डिग्री प्रोग्राम कराना है पाकिस्तान में, जैसे एलएलबी का प्रोग्राम कराना है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट को नॉर्मल एससीसीपी में कंपनी भी बनाएगा, प्लस वो अपने इंस्टीट्यूट को उस यूनिवर्सिटी से रजिस्टर करेगा, उसका टीचिंग सेंटर चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर है या कोई भी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक सेकेंडरी लाइसेंसिंग आ जाती है इस तरह की, विद रिस्पेक्ट टू जो भी उसकी कैटेगरी हो। फिर फाइनेंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, हाउसिंग फाइनेंस। अभी हाउसिंग फाइनेंस की एक एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में सुनी थी, जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है जो सिर्फ घरों के कर्जे देती है, वो भी एक एनबीएफसी है। ये भी एक प्रोहिबिटेड वर्ड है। मैं नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड बनाऊं और मैं कहूं कि मेरा हाउसिंग फाइनेंस का वर्ड यूज करूं तो मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, जब मैं स्पेशलाइज लाइसेंसिंग की तरफ जाऊंगा तो ये सारे वर्ड्स मुझे मिल सकते हैं। नेम ऑफ कंपनी कंटेनिंग कंट्री नेम और नेशनैलिटी अदर देन पाकिस्तान, ये भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन देनी होगी, फिर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान में आया हुआ है और वो चाइना से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहा है और वो एक्सेप्टेबल वर्ड है तो फिर वो पूरी रीजंस देगा, उसको मिल जाएगा। नेम ऑफ कंपनी, नेम्स ऑफ टू कंट्रीज का ये वही पाक जापान वाली एग्जाम्पल होगी। और न्यू मॉडर्न दी एआई, अच्छा ये कोई ऐसा ये जो से अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड नहीं है, ये जनरली मिल जाते हैं। जैसे मैं अगर वाकई कोई फैक्ट्री बना रहा हूँ, शुगर मिल बना रहा हूँ तो मिल का नाम मिल जाएगा, कोई फ्लोर की फैक्ट्री बना रहा हूँ तो वो मिल जाएगा। मैं एंटरप्राइज बना रहा हूँ नॉर्मली तो ये नाम भी मिल जाता है। एलएलपी का वर्ड मुझे मिल जाएगा अगर मैं वाकई एलएलपी बना रहा हूँ। पार्टनरशिप का वर्ड भी मैं एलएलपी टाइप बिजनेस में यूज कर सकता हूँ, फर्म का वर्ड भी कर सकता हूँ। आईएनसी डॉट का वर्ड में यूज कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँगी जी मेरी यूएस में आईएनसी रजिस्टर्ड है, मुझे सिमिलर नाम चाहिए पाकिस्तान में, तो ये मुझे आईएनसी का नाम दे देंगे। वर्ड कंपनी भी मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे कुछ लोगों ने की होती है जेमस्टोन कंपनी, XYZ कंपनी, तो बिजनेस नेम के अंदर भी कंपनी का वर्ड यूज हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर आ गया स्टेट का वर्ड। अब स्टेट का वर्ड ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर कंपनीज यूज कर सकती हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल जैसे एक बड़ी फेमस एग्जांपल है, स्टेट ऑयल, वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और वो बड़े आराम से यूज कर रही है क्योंकि वो स्टेट ने ही बनाई हुई है। यूनिवर्सिटी का वर्ड, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कंपनी, इन केस ऑफ कोई भी यूनिवर्सिटी अगर हायर एजुकेशन सर्विसेज पाकिस्तान में दे रही है और एचईसी से अपना अप्रूवल ले लेती है तो एससीसीपी उसको यूनिवर्सिटी का वर्ड यूज करने देंगे, उसको कोई एतराज नहीं है। और ये भैया अगर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल नेम डिस्क्रिप्टिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको भी आप देख लीजिएगा। जैसे चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, कोई गवर्नर का इनिशिएटिव है तो वो उस नाम से कंपनी बना सकता है, गवर्नर ऑफिस। चीफ मिनिस्टर ऑफिस चीफ सीएम के नाम से बना सकता है। नेशनल असेंबली ने अपनी कोई स्कीम, कोई हाउसिंग, कोई प्रोजेक्ट, कोई कंपनी कुछ भी बनानी है तो वो नेशनल असेंबली के नाम से बना सकते हैं। नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज का नाम आप नहीं यूज कर सकते। यूनाइटेड नेशन अगर खुद पाकिस्तान में अपनी कोई सब्सिडरी बनाए तो वो यूज करेगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अगर ये इदारा खुद अपना नाम यूज करना चाहे तो मिल सकता है। इसी तरह ओआईसी वाले अगर खुद आए। इनमें एक एग्जांपल है जो इस टाइम आपको पाकिस्तान में मिलेगी, वो एग्जांपल है रेड क्रीसेंट। इस्लामाबाद में H8 H9 के पास ही है रेड क्रॉस क्रीसेंट का ऑफिस। रेड क्रीसेंट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, रेड क्रॉस क्रीसेंट। और ये एक ऐसी एग्जांपल है जिनकी लोकल सेटअप भी है और ये इंटरनेशनली भी है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में कोई कहे जी मैं आईएमएफ की ब्रांच बनाने जा रहा हूँ तो वो नहीं बना सकता। हाँ, जब वो सर्टन एट एक्चुअल आईएमएफ वाले पाकिस्तान आके अपनी ब्रांच बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। ये थे प्रोहिबिटेड वर्ड्स। और अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं और आप जी भर के क्वेश्चन पूछें जो जो चीज़ें आपके माइंड में सो फार अभी तक आई हैं इस लेक्चर से रिलेटेड।
फिजिकल वाले भी और ऑनलाइन वाले भी। एडमिन अगर जी। कोऑर्डिनेटर सुन रहे हैं। ऑनलाइन वाले जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें। आपके जूम टैब के ऊपर आ रहा होगा। जी, 1+80, 1+8। Just give me a second. I will allow you to unmute yourself. जी पूछिए। 1+। ओके, शिराज अल्ताफ साहब। इधर से आप इसकी बात कर लीजिएगा फिजिकल वाले आपसे। पूछा नहीं इन्होंने अभी तक। शिराज शिराज साहब, आप मौजूद हैं? अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं शिराज साहब। सारे गायब हो गए सर जी। ओके, चलिए एचपी वाले गेस्ट। आप बताइएगा, अगर वो आ गया तो देखा जाए। ये कंपनी की काम का 1 साल हो गया, 1 साल बाद हम बिजनेस चेंज कर दिया, वो हम बिजनेस चेंज कर दिए, चल, फिर पूरा process। 1 साल बाद कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? एसईसीपी में? उसका लाइन ऑफ बिजनेस किस हद तक चेंज हो रहा है? सोलर जैसे कल पहले आईटी में रजिस्टर्ड है, सोलर में पहले सोलर में रजिस्टर्ड है। 1 साल बाद वो जैसे नहीं करते सोलर। ठीक है। अच्छा, उसमें सोलर की तो मेरे ख्याल है कैटेगरी नहीं है, इंजीनियरिंग की कैटेगरी में शायद पहले रजिस्टर हुई होगी। तो इंजीनियरिंग की कैटेगरी के अंदर वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर्ड है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें एसईसीपी में जाके कंपनी को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके उसका चेंज ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आ रहा होगा। स्टेप 1, लीप पोर्टल पे लॉगिन करना है यूजर ने, किसी भी एक पार्टनर ने। स्टेप 2, सामने जो कंपनी आ रही है उस कंपनी में व्यू डिटेल्स में जाना है। फिर स्टेप 3, उस कंपनी के अंदर सर्टन फॉर्म्स अवेलेबल आ रहे होंगे। उसमें चेंज ऑफ एड्रेस का भी फॉर्म होगा, एनुअल फाइलिंग का भी फॉर्म होगा, एड ऑथराइज ऑफिसर का भी होगा। उसमें एक आ रहा होगा चेंज इन लाइन ऑफ बिजनेस। उसको आप टिक करेंगे तो वो जो डाटा आपसे डिमांड करेगा वो सारा मेमोरेंडम से रिलेटेड होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप नया सेलेक्ट करेंगे, वो ड्रॉप डाउन सिलेक्शंस दे देगा, तो रिक्वेस्ट फाइल होगी, उसके एंड में चालान जनरेट होगा, वो चालान आप पे करेंगे। लेकिन मेमोरेंडम को चेंज करना ये स्पेशल रेजोल्यूशन डिमांड करता है। उसमें 1 2 3 करके जितनी भी चेकलिस्ट एससीसीपी को आपसे चाहिए वहाँ लिखी हुई आ जाएगी। और एससीसीपी की चीज़ों का एक जुगाड़ समझ लें, वो ये है कि अगर आपको वो चीज़ें नहीं भी समझ आ रही, आप बस चालान तक पहुंच जाएं, चालान पे कर दें। चालान पे करने से पहले जो चीज़ें आपके सामने आ रही है ना, वो सॉफ्टवेयर आपसे डिमांड कर रहा है। चालान के बाद वो केस रिव्यू होगा रजिस्ट्रार के पास। जैसे अगर आपका अल्फ़ाबेट ए है तो ए अल्फ़ाबेट का अपना रजिस्ट्रार होगा, बी है तो बी के डिफरेंट एससीसीपी के डिवाइडेड हैं। जब वो आपके रजिस्ट्रार के पास रिव्यू हो जाएगा, वो रजिस्ट्रार उसको, फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस आ गई, उसने पूरा देखा, फिर वो पूरा 1 2 3 करके आपको सारी ऑब्जेक्शंस की ईमेल भेज देगा एक ईमेल में कि सर ये 1.2.3 फलां फलां चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन अटैच करें, एक एफिडेविट अटैच करें। वो जो जो चीज़ें आपसे कहता जाएगा आप पूरी करते जाएं। फर्स्ट इंस्टेंस पे भी अगर पूरी नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, आपको जितनी समझ आई है उतनी चीज़ें अटैच करके फिर सबमिट कर दें। फिर सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रार देखेगा, फिर रिजेक्शन आएगी, वो फिर और डिटेल में बताएगा। फिर आप उस डिटेल को कवर करें, अल्टीमेटली केस अप्रूव हो जाएगा। तो इसकी बेसिक स्टेप ये है, बस सबमिट कर दें, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए। हाँ, कोर्स के एंड तक जब वेट करेंगे तो फिर वो हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे इसमें। वो उसमें वो उनको सेपरेट किया मिल जाए, नाम नाम भी जाएगा। नाम फिर ये होगा कि अगर उसके नाम में सोलर का वर्ड आ रहा है तो नाम बदलना पड़ेगा। नाम जेनेरिक सा नाम है तो वो नहीं बदलना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम समीर समीद सॉल्यूशंस, XYZ सॉल्यूशंस, नेट सॉल्यूशंस, टेक्नो सॉल्यूशंस, इस सिचुएशन में नाम नहीं बदलना पड़ेगा। नाम पे फिर वही क्राइटेरिया मीट होगा, हाँ, कि नया लाइन ऑफ बिजनेस उस नाम से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सर ऑनलाइन से क्वेश्चन ले। जी सर। ओके, 1+। भाई आपने अपने आप को रीनेम भी नहीं किया। शिराज अल्ताफ साहब, आपको आवाज आ रही है तो आप क्वेश्चन कर लीजिए। शिराज अल्ताफ। हेलो हेलो। हेलो सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? जी पूछिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग वेल सर। अच्छा सर, मेरा बेसिकली बस एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हम आप अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्सरसाइज कर रहे थे,
तो मेरा उसमें क्वेश्चन ये अराइज हुआ है कि हम मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट अपना वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और सेकंडली सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सॉरी वो थोड़ा आउट ऑफ द वे है कि पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल जो है उसमें जस्ट ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज ही और इंडिविजुअल्स ही अलाउड है फॉर द रजिस्ट्रेशन। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इसमें यह है कि जो नेम रिजर्वेशन फाइल करे थे ना, उसमें लाइन ऑफ बिजनेस एससीसीपी ने पूछ लिया था। आर्टिकल और मेमोरेंडम अभी जनरेट नहीं होंगे। अभी वो लाइन ऑफ बिजनेस हमसे पूछ रहे थे इसलिए कि वो हमारे नेम को उससे मैच करें और अप्रूव करें या रिजेक्ट करें। एससीसीपी का गोल बस इतना होता है नेम रिजर्वेशन तक। जब हम इनकॉर्पोरेशन की तरफ जाएंगे कि अब कंपनी बनानी कैसे है, नाम अप्रूव हो गया है, तो इनकॉर्पोरेशन में फिर आर्टिकल मेमोरेंडम वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको आइडिया हो जाएगा कि आर्टिकल मेमोरेंडम सेलेक्ट करने हैं नहीं करने हैं, कैसे एडिट करने हैं। वो इनकॉर्पोरेशन का पार्ट है। जहां तक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बात है, तो वो गवर्नमेंट टेंडर्स जितने भी होते हैं ना, उससे रिलेटेड आपको पीईसी जरूरी होता है। उसके अलावा जरूरी नहीं। अगर आप प्राइवेट बिल्डर हैं तो जरूरी नहीं है वहां जाना। और इंजीनियरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी है ना, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये इंजीनियरिंग वाली जो कैटेगरीज जो पीईसी लाइसेंस्ड एक्टिविटीज हैं, उसमें से किसी भी एक एक्टिविटी के अंदर आप बिजनेस करेंगे गवर्नमेंट के साथ, फिर पीईसी जरूरी है, अदरवाइज वो आपके लिए नहीं है। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट वी हैव एचपी। एचपी। वसीम जान, आप पूछिए। जी वसीम जान। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन ये करना था कि अभी जो रजिस्ट्रार से कंपनी का जो रिलेशनशिप होता है, ये स्पेसिफिक रजिस्ट्रार के साथ ही उसका लिंक होता है, उसको फाइलिंग करनी होती है, या ये कि ये खुद एसएसपी डिसाइड कर लेती है कि भाई इस कंपनी का रिलेशनशिप रिटर्न फाइल करने के लिए ये कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट जो इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में इसके साथ होगा, ये खुद एसएसपी ही डिसाइड करती है या हमने डिसाइड करना होता है एज ए कंपनी कि कौन सा रजिस्ट्रार जो है उसको हमारे केस को डील करेगा। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि जैसे एफबीआर में जब आपका एनटीएन बन जाता है ना, इंडिविजुअल एनटीएन हो या कंपनी एनटीएन हो, तो जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको आपका असाइंड डीसी शो हो रहा होता है कि कौन सा रेलेवेंट डीसी है। आप उस टैक्स ऑफिस में जाकर उस डीसी के पास जाके अपने मैटर्स डिस्कस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली असाइंड होता है। सिमिलरली जब कंपनी एससीसीपी में बन रही होती है तो एससीसीपी का बिजनेस सेंटर उसको डील कर रहा होता है। जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, अब वो बन चुकी है कंपनी, अब एससीसीपी का कंप्लायंस डिपार्टमेंट आ जाएगा। कंप्लायंस डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं। उनको अल्फाबेट्स डिसाइडेड हैं। वो हम भी नहीं डिसाइड कर सकते, एससीसीपी भी नहीं डिसाइड करता, वो हमारी कंपनी का नाम डिसाइड करती है। जैसे ABCD, इन चार से जो कंपनीज होंगी वो रजिस्ट्रार एक्स के पास होंगी। इसी तरह एक और डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे, उनके पास XYZ होंगी। तो वो पूरा एक चार्ट अवेलेबल होता है एससीसीपी के ऑफिस में। वहां से आप देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि आप पे कौन से वाला रजिस्ट्रार अप्लाई हो रहा है। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें मैं मर्जी से चेंज नहीं कर सकता, ना एससीसीपी चेंज करती है। ये हो गया सर। अगर एक इसको हमने बाद में अगर जब हमने फाइलिंग करनी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल नेम का क्लॉज जो है मेमोरेंडम का, अगर हमने उसको चेंज कर दिया, उसको अल्टर कर दिया, जैसे आपने बताया कि इसका स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जो है वो चेंज होता है, जाहिर सी बात है वो तो सब्सिक्वेंटली होता है, बाद में होगा, मतलब महीना दो उनका जब इनकॉर्पोरेशन आपका प्रोसेस। बिल्कुल कंपनी का जैसे ही आपने नेम चेंज कर लिया, तो फिर वो आपकी कंपनी शिफ्ट होकर उस रेलेवेंट रजिस्ट्रार के पास चली जाएगी। ये ऐसी है, मुल्तान की कंपनी है, मुल्तान से शिफ्ट किया तो इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद के अंदर अगर नाम चेंज किया तो वो उससे चेंज होगी। लेकिन किस डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। एफबीआर में जनरली ये होता है कि आप बार बार अपने रेलेवेंट डीसी के पास जाते हो। लेकिन एससीसीपी में ऑटो जनरेटेड फॉर्म्स है, आपने वो फिल करना है। हमें मुझे कोई फर्क नहीं होगा किस डिप्टी रजिस्ट्रार के पास रिव्यू हो रहा है। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्शन होगी, वो अल्टीमेटली नीचे उसका रिगार्ड्स में या एंड में नाम लिखा होगा, तो मैं उसको रीच आउट कर लूंगा उसके लैंडलाइन नंबर पे या ऑफिस पर जाकर मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी डिप्टी रजिस्ट्रार हो, सब सेम ही चल रहे होते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। और एक सर एक ये है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब एक मरतबा हमें ग्रांट हो जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद सब्सीक्वेंटली अगर हम नाम चेंज करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो पार्ट ऑफ मेमोरेंडम होता है और पार्ट ऑफ सर्टिफिकेट भी होता है। तो हमें फिर नया सर्टिफिकेट इशू होता है या उसी सर्टिफिकेट को हम जब कंटिन्यू रखते आप हैं अपने? जी। जब आप कंपनी का नाम चेंज करते हैं तो उसके आर्टिकल, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट, सारा डॉक्यूमेंट सेट नया इशू होता है। लेकिन पुराना कैंसिल नहीं होता। एससीसीपी की फाइल इस तरह है जैसे कोर्ट की फाइल होती है ना, नीचे से पाइल अप होती जाएगी होती जाएगी। तो एससीसीपी की फाइल भी 2020 में आपका नाम ABC था, 2025 में XYZ हो गया।
तो जब भी आप किसी रेगुलेटर को वो फाइल देंगे तो बिल्कुल 2020 से लेके 25 तक की पूरी फाइल देंगे, और उसमें पुराने डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे होंगे और फिर साइमल्टेनियसली नए डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे होंगे। एंड में सर सबसे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये अटैच होगा। सॉरी सॉरी सर मैं समझा नहीं हूँ। मतलब ये कि एज ए कंपनी अगर नाम मैंने चेंज भी कर दिया, सारा वो शो हो गया, उसकी फायरिंग भी कर दी है, तो मुझे नए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं है, वही पुराना जिसको नहीं पुराना नहीं, नाम नए लिखा की, होता है उसको ठीक। जी, आपको नए की भी जरूरत है और पुराने की भी जरूरत है। ठीक हो गया। आपसे कोई भी रेगुलेटर पुराना सर्टिफिकेट भी मांग सकता है कि आप बताएंगे कि मेरा नाम चेंज हुआ था। पुराने डॉक्यूमेंट्स कैंसिल नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं एससीसीपी की डेटाबेस में। ठीक है, थैंक यू। और सर ये भी कि जो 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 लॉज हैं, बाकी जो कंपनी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल प्रीवियसली 2017 से पहले जितनी भी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई थी अंडर प्रीवियस, मतलब ऑर्डिनेंस के अंडर, और 1913 का जो कंपनी एक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं, तो उसको तो उनके पास जो है जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो अकॉर्डिंग टू दोज लॉज थी ना। तो अभी 2017 के बाद उन्हीं कंपनी को दोबारा से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ेगी नए, या नहीं, उस। नए सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है, पुराना सर्टिफिकेट वैलिड है उन सबका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वसीम साहब, काफी क्वेश्चन इकट्ठे करके लाते हैं। मोहम्मद यूसुफ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि लाइक अगर पाकिस्तान में कोई बाहर यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस ओपन होता है पाकिस्तान में, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ओपन हुआ है, तो उसके लिए सर एचईसी से कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, और एसईसीपी में उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी करना, और एफबीआर से उसका जो एनटीएन है वो सेपरेट लेना पड़ेगा, या फिर जो एसईसीपी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वही यूज़ करेंगे। 3 क्वेश्चन है सर। अच्छा, इसमें मल्टीपल रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप बाहर से कोई इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं, उसकी डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट अगर बाहर वाली कोई यूनिवर्सिटी है, तो स्टिल एचईसी कहता है कि आप हमारे पास लाजमी रजिस्टर हो, तो एचईसी में भी आपको जाना पड़ेगा। और जो कंपनी की कैटेगरी है वो आपकी इंडिपेंडेंट कॉल है, आप सोल बनाए, एओपी बनाए, एलएलपी, पीवीटी, वो कोई भी चल जाएगी। तो वो एनआईटी के नाम से बनाएंगे या किसी और नेम से हमें रजिस्टर वो करानी होगी कंपनी? दोनों दोनों ऑप्शन है, आप उस नाम को भी यूज कर सकते हैं, नया नाम भी बना सकते हैं। ठीक हो गया सर। और एफबीआर में एनटीएन भी उसका सेपरेट होगा फिर? हाँ, एफबीआर में एनटीएन सेपरेट भी रख सकते हैं, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो आपके अपने नाम वाला एनटीएन चल रहा है। अगर हम उसको लाइक कोई फाउंडेशन बनाते हैं सेक्शन 42 में, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा? लाइक फाउंडेशन उसको, हाँ जी, उसको अंडर सेक्शन 236 के अगेंस्ट उसको नॉन प्रॉफिट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो तब भी वो चल सकती है, आप नॉन प्रॉफिट भी बना सकते हैं, चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बन सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव राशिद। जी राशिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम। सर मेरा सर सुमीत से 2 क्वेश्चन है क्विक से। एक तो ये है कि अभी जो आपने एक प्रोहिबिटेड नेम्स की जो लिस्ट आपने एक एक्सप्लेन की है, तो जो मैं समझा हूँ एक प्रोहिबिटेड लिस्ट से इस मीन के इस लिस्ट के मुताबिक इसमें जो नेम्स एंड जो चीज़ें मेंशन है, हम उसमें से हम कोई भी नेम पिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, कुछ नेम ऐसे भी थे जो कि आमतौर पर बहुत सारी कंपनीज में प्राइवेट एंटिटीज ने यूज किए होते हैं। एक तो थोड़ा सा सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दूसरा ये है कि एक कंपनी कोई स्पेशल लाइसेंस चाहिए, जैसे कोई बैंक है कोई इस तरह का जिसको रेगुलेटर एसईसीपी के अदर देन एसईसीपी है, तो उसको सबसे पहले उस रेगुलेटर से अपना लाइसेंस या अप्रूवल लेनी होगी, उसके बाद वो एसईसी में अपने आप को रजिस्टर करेगा, या पहले एसईसीपी में रजिस्टर करेगा उसके बाद वो अप्रूवल के लिए जाएगा? थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जहां तक वो वर्ड्स की आपने बात की, एससीसीपी ने ना उन वर्ड्स को हर जगह लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड वर्ड्स, एट एक्चुअल उनको आप प्रोहिबिटेड ना समझें, आप समझें स्पेशल वर्ड्स। स्पेशल कंडीशन जब मीट होगी तो वो सारे वर्ड्स अलाउ हो जाएंगे, इसलिए नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में आपको वो वर्ड्स यूज होते हुए नजर आएंगे। एससीसीपी हमेशा से प्रोहिबिटेड वर्ड्स का वो टर्मिनोलॉजी यूज कर रही है, जो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है लोगों में। तो वो एट एक्चुअल प्रोहिबिटेड नहीं है, क्योंकि ऑन सर्टेन कंडीशन वो अलाउ हो जाते हैं, और वही कंडीशंस हमने डिस्कस की थी। सेकंड, आपका क्वेश्चन जो था कि पहले लाइसेंस लेंगे रेगुलेटर से या एससीसीपी के पास जाएंगे, उसमें मिक्स मेथड्स हैं। कुछ सिनेरियो में पहले लाइसेंस लेना होता है,
कुछ सिनेरियो में आप पहले एससीसीपी में नेम अप्रूव करते हैं, फिर लाइसेंस, फिर इनकॉर्पोरेशन, और कुछ सिनेरियोज में आपको एससीसीपी कंपनी थमा देती है, उसका रेगुलेटर से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो बाद में सेकेंडरी स्टेज होती है, हमारा इंडिपेंडेंट कॉल है, हम लाइसेंस लें या ना लें, उसमें फिर एससीसीपी का इंटरफेरेंस नहीं है। ये डिफरेंट कंडीशन है इसमें, सारी सर इस अवेलेबल। सॉरी राशिद साहब, मैंने म्यूट कर दिया आपको गलती से। आपके पीछे आवाज आ रही थी भाई हॉर्न की, दोबारा ऑन कर लें। राशिद साहब। सर जी मैंने ऑन कर लिया, सॉरी उसके लिए। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा मैं फर्दर इसमें अगर ऐड कर दें कि अब ये जो कैटेगरी है कि हमें किस सूरत में सबसे पहले एससीसीपी के पास जाना है और किस सिनेरियो में हमने सबसे पहले अपने दूसरे स्पेशल रेगुलेटर के पास जाना है, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमें जो एक चीज़ रिक्वायर है, जो नॉलेज या कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें कौन सा कोई फोरम या कोई लॉ जो अवेलेबल है वो हमें इसके कंसल्ट करना लिए पड़ेगा? इसके लिए असल में ऐसे है कि एट एज पर टुडे पाकिस्तान में कोई सिंगल कॉरपोरेट का फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर या डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। ये विद एक्सपीरियंस, विद ट्रेनिंग, विद लर्निंग ही नजर नहीं आया था, मैं इधर देख रहा था, वो इधर था सर। भाई इसमें भाई भाई। टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो ये चीजें याद होती जाएंगी। सिंगल डॉक्यूमेंट पे ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि किस सिचुएशन में कहाँ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी। इमरान खान साहब। इमरान खान। इमरान साहब जाग जाइए। इमरान साहब अवेलेबल नहीं है जी। मुर्तजा अहमद आगे। इमरान साहब पूछिए। वालेकुम सलाम। जी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, क्लियर कीजिए प्लीज। सर अभी सही आ रही है आवाज? आप कोई गैजेट यूज कर रहे हैं? पूछे क्वेश्चन। अगर आप कोई हैंड फ्री वगैरह यूज कर रहे हैं तो उतार के क्वेश्चन कीजिए। जी सर, मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, एक नॉन रिजर्वेशन पर और दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस पर। ये जैसे नाम रिजर्व हो जाता है लीव पर सर यहाँ पे, तो एससीसीबी इसको रिजेक्ट कर सकती है। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि लाइन ऑफ बिजनेस जो इधर लीव पर जो मेंशन किए हुए हैं, अगर हम हमारा कोई ऐसा बिजनेस हो जो इस कैटेगरी में फॉल ना करता हो, तो उसके लिए क्या करें सर? अच्छा, गॉट इट। आपके दो क्वेश्चंस थे। पहले क्वेश्चन ये कि एससीसीपी ने एक नाम अप्रूव कर दिया तो वो क्या उसको रिजेक्ट कर सकता है? जनरली एज पर लॉ उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ पर्सनली आज से तकरीबन 8 साल पहले ऐसा हुआ था कि एक कंपनी का नाम हमने अप्रूव करा लिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई, लेकिन उस जमाने में होता था डिजिटल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते थे। जब मैं वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने एससीसीपी के बिल्डिंग में गया तो रिसीविंग एंड पे जिस ऑफिसर ने देखा तो उसने कहा ये तो नाम ही ठीक नहीं है, इस नाम से कंपनी कैसे बन गई, इस नाम से बननी ही नहीं चाहिए थी। तो फिर वो एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हुआ और एससीसीपी ने सिर्फ नेम तो क्या, वो जो पूरे इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट था उस पर क्रॉस लगाया और वो पूरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की, और फिर हमने नए नाम से नई रजिस्ट्रेशन फाइल की। जनरली एससीसीपी रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी रजिस्ट्रार से मिस्टेक हो जाए और वो गलत नाम अप्रूव कर दे तो वो उसको क्रॉस भी कर देते हैं। और सर सेकंड क्वेश्चन, जी जी, और जी जी सर। वो अपील भी उस पर नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, काइंडली रिपीट कीजिएगा। सर मैं ये क्वेश्चन था मेरा कि लाइन ऑफ बिजनेस में जो जो लीग पर कैटेगरी जो आती है लाइन ऑफ बिजनेस की, हाँ गॉट इट अगर गॉट इट। हाँ मैं समझ गई। इसमें यह पड़ा कि लीप के ऊपर जो कैटेगरीज आ रही हैं उनको आपने बार बार ओपन करना है, फिर भी अगर आपको लाइन ऑफ बिजनेस नहीं मिल रहा तो उन कैटेगरीज का मेमोरेंडम आपने डिटेल में स्टडी करना है, लाजमी उसके अंदर वो होगा। एससीसीपी ने सारी कैटेगरीज फिट की हुई हैं। वो जेनेरिक सी क्लॉज होती है उसमें हमें लग रहा होता है नहीं है, और अगर फिर भी नहीं मिलती तो नियर मोस्ट क्लॉज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तब भी नहीं मिलती तो फिर आपने हमारे आईसीटी के ग्रुप में मैसेज करना है, हमसे एडवाइजरी ले लेनी है, तो हम आपको गाइड कर देंगे कि आपकी जो कैटेगरी है वो किस में फिट हो रही है। क्योंकि क्लाइंट की लेमन लैंग्वेज और लीगल लैंग्वेज में थोड़ा क्लैश आ रहा होता है, तो वो फिर अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कोई मसला नहीं है, आप आईसीटी के ग्रुप्स में मैसेज करेंगे तो आपको वो एडवाइजरी मिल जाएगी इस चीज़ की। ग्रेटफुल सर। सर मैं एक क्वेश्चन और मेरा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो नेम रिजर्वेशन पर, जैसे आप बता रहे हैं कि एससीसीपी ने जो है ना उस पर रिजेक्ट कर दिया था नाम, तो उसके अगेंस्ट कोई रेमेडी है? नहीं, उसके अगेंस्ट अपील में भी जाएंगे तो वो अगेन रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो एक सर्टेन ऑफिसर की मिस्टेक है, वो लीगल मेरा राइट नहीं है। जो चीज़ मेरा लीगल राइट नहीं है ना, बाय मिस्टेक मुझे मिल गया है, उसको मैं अपील में जा नहीं सकता। बाय मिस्टेक किसी ने मुझे दे दिया वो बेसिकली। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक जी यू। इमरान साहब। ओके नेक्स्ट वी हैव मुर्तजा अहमद। मुर्तजा अहमद। आ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है।
जी सलामकुम सर, मेरा सवाल ये है कि एक ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक रजिस्ट्रेशन के लिए हमने प्रोसेस किया था। तो हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान नेशनल थे और जो उनकी वाइफ हैं वो फॉरेन नेशनल थी। उनके पास पीओसी कार्ड था। तो जब उनकी डॉक्यूमेंटेशन हमने प्रोसेस करवाई है तो उस पे पीओसी पे जो उनके सेकंड डायरेक्टर थी उनकी वाइफ, उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लगा दी वहाँ पे कि आप गवर्नमेंट एजेंसी से इनकी कोई वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद इसकी अप्रूवल मिल सकेगी। तो ऐसी सूरत हाल में सर क्या करना चाहिए फिर? अच्छा, ऐसी सिचुएशन में बेसिकली ये होता है कि जो पीओसी कार्ड होल्डर है ना, कानून उसको भी फॉरेन ही ट्रीट करता है क्योंकि उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है। ठीक हो गया। जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है एससीसीपी में कि वो एक अंडरटेकिंग देंगे स्टैम्प पेपर के ऊपर। वो अंडरटेकिंग के क्लॉजेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। वो ये लिखा होता है कि अगर मेरी पुलिस वेरिफिकेशन या एजेंसीज की वेरिफिकेशन फेल हो गई तो मैं डायरेक्टर की सीट से विड्रॉ कर दूंगा या कर दूंगी। एक वो स्टैम्प पेपर आपने अटैच करना है, लोकली प्रिंट हुआ हुआ। नंबर टू, वो जो फॉरेन नेशनल है उनकी पाकिस्तान में जो एंट्री है, कोई टिकट है या कुछ भी, वो डिस्प्ले कर देनी है। अगर पीओसी कार्ड होल्डर है तो फिर वो एग्जाम्पशन हो जाएगी कि वो पाकिस्तान में है या नहीं। अगर सिर्फ फॉरेन नेशनल था, पासपोर्ट है, तो फिर आपने उसकी एंट्री की टिकट भी दिखानी होती है कि ही इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, वो शायद आपसे एक सीवी का फॉर्मेट होगा, वो डिमांड कर लेंगे जिसमें उनकी सारी डिटेल्स होंगी, नेम, फादर नेम, बाहर जर्मनी ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, उसके एड्रेसेस वगैरह। वो भी एक फॉर्मेट है, आपने फिल करना है, वो एससीसीपी को दे देना है। उनकी 2-3 पिक्चर्स होंगी पासपोर्ट साइज, वो देनी है नोटरी करा के। तो एससीसीपी ने जो जो 1 2 3 करके आपसे चीजें डिमांड की हैं वो पूरी करके उनको सबमिट कर दें। पुलिस वेरिफिकेशन या इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन आपने नहीं करवानी, वो मिस्टेकनली उनके पोर्टल में लिखा हुआ है, उसको आपने स्किप कर देना है। ये बेसिक जो चीजें मैं बता रहा हूँ, सीवी उनकी बना के देनी है, उनका डाटा देना है, एक स्टैम्प पेपर देना है, और उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन में हमने या किसी कंसल्टेंट ने नहीं जाना, वो एससीसीपी का अपना सब्जेक्ट मैटर है, वो खुद कर लेंगे। जी मुर्जा, आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ? जी हो गया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद वारिस। मोहम्मद सर वारिस। अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो मुझे ये फर्क पूछना था होल्डिंग वर्सेस पेरेंट, और दूसरा ये कि अगर कोई एंटिटी जो है उसकी फॉरेन एंटिटी हो और उसकी शेयर होल्डिंग लेस देन 50% हो, बट ये कि उसकी कंट्रोल का पावर उसके पास हो, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट और सीईओ और सीएफओ एंड ऑल दैट, तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, पेरेंट कंपनी कहलाएगी, या उसका स्टेटस क्या होगा? और ये क्या फॉरेन कंपनी भी कहलाएगी वो? अच्छा, इसमें ये इसका बहुत डिटेल्ड आंसर हो जाएगा जब हम आगे कोर्स में फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसको पूरा स्टडी करेंगे, और डायरेक्टर्स की ड्यूटीज और शेयर होल्डर की क्या ड्यूटीज होती हैं और शेयर होल्डर की क्या पावर्स होती हैं, वो जब डिस्कस करेंगे तो फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जिसकी मेजर शेयर होल्डिंग है वो कितने राइट्स अपने साथ रखता है, जिसकी कम शेयर होल्डिंग है उसके पास कितने राइट्स वेस्टेड होते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको काइंडली आप 8वें 10वें ओके। लेक्चर तक रखिएगा। ओके, तो सर कॉरपोरेशन जो है, आपने कॉरपोरेशन का बताया वो स्पेसिफिक, तो क्या कंपनीज को भी तो कॉरपोरेशन कह सकते हैं? हाँ, कॉर्पोरेशन वो प्रोहिबिटेड वर्ड्स में है, लेकिन वो हमने बहुत दफा रजिस्टर किए हैं, वो हो भी जाती हैं। कोई भी बिजनेस एंटिटी कॉर्पोरेशन हो सकती नहीं है नहीं, आपके मैं पास। ये कह रहा हूँ कि कंपनी 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 है, लेट्स सपोज XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बट ठीक है। हम इसको एज यानी लिखना हो या कोई कॉन्टैक्ट या फलां, तो उसमें हम इसको एज ए कॉरपोरेशन भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, कॉर्पोरेशन नहीं लिख सकते क्योंकि कंपनीज एक्ट 2017 ने इस तरह कॉर्पोरेशन का वर्ड यूज नहीं किया हुआ। लॉ में कंपनी का वर्ड हम कंपनी ही यूज करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू ओके थैंक जी, तमकीन। तमकीन। जी तमकीन, आप पूछिए। तमकीन साहब हैं या साहिबा हैं? आप पूछिए प्लीज, अदरवाइज नासिर अब्दुल। जी समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है एज ए सोल प्रोप्राइटर, बाद में वो हम उसका स्कोप बढ़ाना चाहते हैं, उसको एलएलपी या इसी किसी और लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए क्या ये पॉसिबल होगा कि उसी कंपनी को उसका स्टेटस चेंज करवा लिया जाए या फिर नई कंपनी बनानी पड़ेगी? अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो सोल प्रोप्राइटर है ना, उसको आप लीगली हमेशा बिजनेस कहेंगे, कंपनी कहेंगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर क्लियर कर लें, ठीक हो गया। जो ओके। सोल बिजनेस है वो कंपनी में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो जो फिजिकल दुकान है, ऑफिस है, ये XYZ बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, उस बिजनेस को आप एज अ फ्रेश
कंपनी में रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेमवर्क आपका चेंज हो जाएगा, सोल बिजनेस वहीं एंड हो जाएगा, नई कंपनी नई डेट से फ्रेश रजिस्टर होगी और वो उस दिन से एप्लीकेबल है। कन्वर्जन आपस में पॉसिबल नहीं है सोल टू कंपनी या कंपनी टू सोल। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक आपने जो शुरू में बताया था कि एड्रेस अगर अपने घर से कोई ऑपरेट कर रहा है तो वो उसको प्लॉट नंबर लिखना चाहिए, तो लेकिन हाँ जी। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपार्टमेंट में अपने रह रहा है तो वहां पर उसमें ये किस तरह से अपार्टमेंट को जनरली हम एक ये तरीका हमने पैटर्न फॉलो किया, अपार्टमेंट्स को हम ऑफिस लिख लेते हैं या सूट नंबर लिख लेते हैं, SUITE, सूट नंबर 503 या ऑफिस नंबर 503, फ्लोर 5, इस तरह भी थोड़ी एक अच्छी डिसेंट लुक आ जाती है प्रोफेशनल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी नासिर साहब। नेक्स्ट वी हैव तमकीन। जी तमकीन, हेलो आपकी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि एक कंपनी ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है और एक एक्टिविटी लेके चल रही है एक रेगुलेटर से, क्या वो जब अपना सेकंड लाइसेंस लेती है किसी सेकंड रेगुलेटर से, तो प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस जो है, इज इट मस्ट टू आइडेंटिफाई कि वो प्रिंसिपल एक्टिविटी भी चेंज करे अपनी? नहीं, वो जरूरी नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपके सेकंड रेगुलेटर की डिमांड क्या है। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जाएंगे, वो उस एक्टिविटी में इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको सेकंड रेगुलेटर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है तो उनको ये परवाह होती है आपकी एक्टिविटी क्या है, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन हमेशा वेरी करेगा। राइट सर, थैंक यू सर। ओके जी, HP वाले भाई माइक क्वेश्चन करने के बाद बंद कर देते हैं। HP लास्ट है हमारे पास हैंड रेज। HP वाले साहब हैं, साहिबा हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम। शाह साहब अब पुराने स्टूडेंट हैं, रिगार्ड कर रहा हूं मैं आपका। HP जी पूछ लीजिए सवाल भाई। चलिए सर, थैंक यू। आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं सर जी। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चैट में हैं, अगर आप उनको रेड जी कर लें सलाम तो। सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? क्या हाल है सर जी, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा एक क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक चीज और इसमें पूरी SMC कंपनी है जी वो मेरा भाई का है, उसने रजिस्टर करवा चुके हैं, लेकिन उनको एक जरूरत पड़ी है अभी, वो कह रहे हैं कि फॉर्म है हमें फाइल करके दे दीजिएगा। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट थोड़ा मुझे गाइड कर सकते हैं सर? आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही थी, रिपीट कीजिएगा जरा जल्दी से। मेरा भाई है, उसने SMC कंपनी खुलवाई है, पहले ठीक है। अच्छे से खुलवाई है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कल उनको एक जरूरत पड़ी फॉर्म ए की, कह रहे हैं कि ये फॉर्म ए हमें प्रोवाइड कीजिएगा। तो उसको फॉर्म कैसे? एक फॉर्म ए कंपनी SCCP के साथ फॉर्म ए सबमिट करना है सर। हाँ, उसकी फॉर्म ए की फाइलिंग करेंगे फिर मिलेगा, अभी ऐसे नहीं। अच्छा सर, ये चैट वाले क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है सर, कैन वी प्रिपेयर द MOA एंड आर्टिकल? हाँ जी, मेमोरेंडम और आर्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं, वो इन कॉर्पोरेशन में हम उसकी स्टडी भी करेंगे, लेकिन जनरली वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो जनरेटेड अवेलेबल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि आई हैव नेटवर्क इश्यूज। अच्छा भाई, क्वेश्चन ये है कि कंपनी शेयर फॉरेन नेशनल को ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, फॉर्म 3 सबमिट करवाया, उस पर ऑब्जेक्शन आई। ओनली थिंग देयर इज टू ऐड एप्लीकेशन फॉर सबमिशन दैट डॉक्यूमेंट एंड अप्रूवल ऑब्जेक्शन प्लीज एलेबोरेट। अच्छा, फॉरेन नेशनल की जो उसको एज अ पार्टनर ऐड करना है ना, इसको आप आगे के लिए रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, हम फ्यूचर लेक्चर्स में इसको लाजमी कवर करेंगे। फॉरेन नेशनल और फॉरेन कंपनी, इन तीनों को ना थोड़ा सा आप नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए होल्ड कर लें, ये डिटेल टॉपिक होगा, इस तरह वन लाइनर नहीं हो सकेगा। श्योर सर, श्योर सर, श्योर। हम लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये HP वाले साहब जो हैं, इनका मैंने हैंड रेज भी किया था, आप पूछ लीजिए भाई। HP वाले साहब जो हैं, एक तो आप प्लीज अपना नाम जो है वो रीनेम करके आया करें। जी सर, मैं अब्दुल रहमान हूँ। सॉरी इफ इट इज जी शोइंग HP, तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था, मैं इसको सही कर लूंगा। ठीक है जी, पूछिए अब्दुल रहमान साहब, अच्छा, काफी मैं इंतजार apologies, किया पहले तो आपने इस बात आपका। पे मैं इसको आज ही कर देता हूँ। अच्छा, सेकंड सर ये है कि मैंने शुरू में जब हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो आई मेड अ रिक्वेस्ट कि हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए, मतलब इन एडवांस, अगर कोई ऐसा स्टडी मटेरियल है विच इज रिलेटेड टू दिस, आप कह लीजिए कोर्स है, और उसमें भी जो हमारे लेक्चर्स हैं इन एडवांस वो अगर मिल जाए तो हमें बहुत बेहतर रहेगा। पहली बात हो गई सर। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम एक लॉ पढ़ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट ये है कि जो रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं वो जरूरी हैं सर, उनको भी कोड कर दिया जाए। मेरी सर समीत से रिक्वेस्ट है
कि हमें आसानी रहेगी उसको गूगल पे सर्च करने में, उसको अदरवाइज जो है करने में। एंड लास्टली एक फिक्रा कहीं पढ़ा था, वो ये था कि अ मैन लर्न्स बाय सीइंग एंड डूइंग। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि द मोमेंट वी कंप्लीट दिस प्रोसेस, तो प्रैक्टिकल जो क्लासेस है 1 या 2 के, जिसमें इन क्लास हमें एक ये फाइलिंग करवाई जाए SCCP के फॉर्म्स की, तो मेरे ख्याल में शायद ये हमारे लिए एक्चुअल लर्निंग का प्रोसेस होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा सर, ये तीनों सजेशंस थी, मेरे ख्याल है क्वेश्चंस नहीं थी, तो ठीक है, इंशाल्लाह हम इनको अडॉप्ट बिल्कुल नोटेड सर, ये हो गई हैं। अब्दुल रहमान साहब से हमारी इंशाल्लाह ओरिएंटेशन एग्री में करेंगे। इंटरेक्शन भी हुई थी। बिल्कुल, मुझे याद आ गया। हाँ, तो अब्दुल रहमान साहब, कोर्स आउटलाइन आपको मिल जाएगी, और इसको एज स्कीम ऑफ स्टडी के तहत अगर बात की जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो मैंने आपको तब भी बताया था। हाँ, फॉर इंस्टेंस ये हो सकता है, जैसे अभी हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, तो हम समीर साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें आने वाला जो लेक्चर होगा, जो उन्होंने थर्ड लेक्चर डिलीवर करना है, उसके बारे में वो हमें बताते जाएं। दूसरी तरफ आपने जो एंड के ऊपर एक बात की, तो उसके लिए तो अब्दुल रहमान साहब, इट्स टू अर्ली। ये देखिए, अभी जैसे हम नेम रिजर्वेशन का प्रोसीजर जो है वो हम कर भी रहे थे उसके ऊपर प्रैक्टिकली, तो आगे आगे जाके कंप्लायंस को जो चीजें हैं, जो हमने फाइलिंग्स करनी होती हैं मैंडेटरी, वो हम आगे जाके करेंगे। अभी तो ये ओपन लेक्चर हैं दो, एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, हम 2 लेक्चर ओपन ऑफर करते हैं। तो इसमें ऑडियंस के क्वेश्चन भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिनको हम एंटरटेन कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट जो है, ये सारे क्वेश्चंस हम वही लेंगे जो हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्लास का जो स्केड्यूल है, वो जिस तरह इनिशियली अनाउंस हुआ था, ट्यूसडे और वेडनेसडे को होगा। और जो लोग अभी तक इनरोल नहीं हुए, डेमो क्लासेस आपने अटेंड कर ली हैं, जो नहीं कर पाए या दरमियान में छोड़ के चले गए, उनके लिए रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी, उसको आप गो थ्रू कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप एट अर्लीस्ट अपनी इनरोलमेंट करवा लें, बिकॉज अगले क्लास का लिंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड ऑडियंस के साथ उनके ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा। सर, ठीक। फिजिकल कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर, ये ऑनलाइन का एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है हसन रियाज। नाउअडेज मेनी पीपल रन ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, जो ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, फिजिकल ऑफिस तो खैर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो वो लाजमी उसको रजिस्टर करें, किसी भी कैटेगरी में करें, लेकिन रजिस्टर करें। और जिस लेवल पे रजिस्टर करेंगे उस लेवल की उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, पर वो रजिस्टर लाजमी करें। थैंक यू सर। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। कुछ प्रोटोकॉल्स थे, लेकिन आज हमने पूरी तरह से आपके साथ कोऑपरेट किया। हमने भी आपको अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। इनिशियल क्लास के अंदर कुछ सीन हुआ था, जिसकी वजह से हमने जो है वो ये प्रोटोकॉल्स लगाए थे। तो सर, टू बी ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी। मैं भी 1 मिनट के लिए जो है ना इधर इधर नहीं हो पाया। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी। बाकी इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे को मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।